स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो अभी तक हम जो चार वाक्य के अंदर पढ़ चुके हैं, राइट? एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज टेल मी। एनीवन हैज एनी डाउट इन द चार वाक्य, प्लीज टेल मी। तो चार वाक्य के अंदर अभी तक हम क्या पढ़े हैं बच्चों? इपिस्टेमोलॉजी पढ़े हैं। इस इपिस्टेमोलॉजी में हमने पढ़ा है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड चारवाका रिफ्यूटेड अदर सोर्सेस ऑफ नॉलेज लाइक इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। हमने इन्फरेंस समझा, हमने इन्फरेंस का रिफ्यूटेशन समझा, हमने कंपैरिजन समझा। कंपैरिजन को तो चारवाक ने परसेप्शन ही मान लिया था, तो हमने चारवाक से कहा कि भैया देखो, कंपैरिजन परसेप्शन नहीं होता, उसके अंदर कंपैरेटिव नॉलेज भी होती है, नॉलेज ऑफ रिजेम्बलेंस भी होती है, एक मेंटल कंपैरिजन हमको करना पड़ता है। फिर हमने देखा टेस्टमनी। टेस्टमनी के अंदर चार वक्त बोला कि भाई टेस्टमनी भी एक तरह से क्या है, एक तरह से परसेप्शन ही है, बिकॉज टेस्टमनी में या तो ऑडिबिलिटी होती है या विजिबिलिटी होती है। ऑडिबिलिटी में कानों से सुनोगे, विजिबिलिटी में आंखों से देखोगे। तो हमने चार वक्त को ये समझाया कि भाई देखो, अथेंटिक पर्सन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दैट। ठीक है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर गए। और किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। फिर हमने इन्फ्रेंस का रिफ्यूटेशन जब हमने समझा, तो हमने इन्फ्रेंस के रिफ्यूटेशन में बहुत सारी फैलेसी समझी। पहले फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, फिर फैलेसी ऑफ सर्किल। फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन में ये था कि भाई व्याप्ति के सारे इंस्टांसेस हम एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि हम लिमिटेड बीइंग है। तो हम उसको जनरलाइज ही कर रहे हैं, राइट? कि स्मोक, यहाँ पर स्मोक दिख रहा है तो फायर है, तो हर जगह स्मोक दिख रहा है तो फायर होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो इट इज जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन अपन इसके अंदर पढ़ लिया। फिर हमने फैलेसी ऑफ सर्किल पढ़ा। ऑल नेचुरल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंस। व्याप्ति इज आल्सो नेचुरल रिलेशन। व्याप्ति इज आल्सो बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंस, बट इन्फ्रेंस इज इटसेल्फ बेस्ड ऑन द व्याप्ति। अगेन व्याप्ति इज नेचुरल रिलेशन, वो इन्फ्रेंस पे, एंड सो ऑन। सर्किल बन जाएगा, फैलेसी ऑफ सर्किल बन जाएगा। फिर हम देखा फैलेसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। व्याप्ति जो होता है वो इन्फ्रेंस पे डिपेंड रहती है, इन्फ्रेंस जो होता है वो व्याप्ति पे डिपेंडेंट रहता है। फिर हमने देखा कि फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस की मतलब इन्फ्रेंस जो होता है वो किसी एजम्पशन पे बेस होता है, जो व्याप्ति जो होती है वो किसी एजम्पशन पे बेस होती है। अब वो एजम्पशन जो होगा वो भी किसी और प्रीवियस एजम्पशन के अंदर ऊपर बेस होगा, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस का डायमेंशन यहाँ पर बना देता है, राइट? तो अभी तक सब कुछ याद है सबको? ठीक है, आपने जैसे कॉपी दी, फर्स्ट कॉपी में सबकी चेक कर दी है, राइट? जिन्होंने भी मेल पे, अच्छा ये ध्यान रखना, देखो मेल पर देनी है कॉपी, पहला पॉइंट ये है, क्योंकि मेल से ही प्रिंट आउट निकलवा रहा हूं मैं, राइट? दूसरा पॉइंट ये है कि आपका नेम लिखना है, नेम। नेम मिसिंग था कई कॉपीज के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका नेम लिखना है, मेल पे देनी है और पीडीएफ के फॉर्मेट में देनी है, प्लीज बच्चों। है ना, देखो जैसे ये एक ब्लैक कॉपी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसके अंदर इस तरह से ब्लैकनेस है, राइट? तो ऐसी कॉपी मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। मैं मतलब कर दूंगा चेक, बट फिर उसमें कमेंट लिख रहा हूँ तो कमेंट दिख नहीं रहे। फिर यहाँ पर देखो, ये वाला कमेंट नहीं दिख रहा, ब्लैक के ऊपर ही फिर हो रहा है ना, ठीक है? तो वैसा कमेंट वमेंट नहीं दिखते हैं। प्लस फिर फोटो खींचता हूँ, ये और ब्लैक हो जाती है, तो आपको फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, दिक्कत आएगी। अदरवाइज आई विल चेक, मैंने इसको चेक कर दिया है, बट फिर इसमें प्रॉब्लम आई। संध्या ने संध्या तुम्हारा जो कॉपी है वो ये है, बस एक पेज दिया है तुमने, है ना? तो तुम रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो अपना पूरा दो आंसर, बस इतना सही आपने आंसर लिख कर दिया है, ठीक है? बाकी सब बच्चों को चेक कर दिया। अनुज तुम्हारे पे प्रिंट नहीं निकाल पाया क्योंकि वो मोबाइल के अंदर था, मोबाइल घर पे पड़ा था मेरा, राइट? तो आई विल गिव यू द थिंग, आई विल गिव यू द कॉपी। अभी कॉपी का सारा जो सेकंड वाला है, डे सेकंड वाला है, उसका कॉपी का सबका प्रिंट निकाल लिया है, आज रात तक या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। अब हमारा आज जो है वो चार वाक कंप्लीट हो जाएगा, है ना बच्चों? और आज चार वाक कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी हमको टेस्ट लेना है इसका, ठीक है? पर टेस्ट लेने से पहले आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्लस पूरी अपनी बुकलेट सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना? पूरी बुकलेट सॉल्व करोगे इसके बाद ही आपका टेस्ट होगा, राइट? और बुकलेट के ऊपर फिर मैं एक एक टेस्ट से पहले मैं एक आपको क्या करूंगा कि इंट्रोडक्शन दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर अपना टेस्ट कंडक्ट कराएंगे अपन। फिर आप उसके ऊपर वो सारी की सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, सारी बुकलेट आपकी एक बार डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है? और डिस्कस करने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कस कर दूंगा, वैसे चेक करके तो आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी एक दिन क्लास पूरा आंसर राइटिंग का ही क्लास रख लेंगे, उसके बाद फिर आपको आंसर राइटिंग करनी, ठीक है? तो फिर वो वीकली टेस्ट जो होगा उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे, चार वाक के, और वो 4 क्वेश्चंस जो होंगे दैट इज वेरी, मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, है ना? सिंपल क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ऐसे हर टॉपिक के अंदर इसी तरह का सिस्टम होगा, राइट? फिर जब जैनिज्म, अभी देखो क्योंकि 4 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अभी अपन ने और जैसे जैसे थॉट पढ़ते रहेंगे। अच्छा,
चारवाक अभी जो हमने पढ़ा है, अभी जो हम पढ़ाएंगे आज के लेक्चर के अंदर, लास्ट हो जाएगा चारवाक, उसमें आपका 70% चारवाक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ चारवाक का एडिशन जैनिज्म में भी आएगा। ठीक है, कुछ चारवाक का एडिशन जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तभी भी आएगा। कुछ चारवाक का एडिशन, जैसे चारवाक का एक स्पेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो न्याय फिलोसफी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तब आता है। राइट, कुछ सांख्य फिलोसफी पढ़ेंगे तो चारवाक के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे हर फिलोसफी के अंदर यही सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, एडिशन होता रहेगा आपके नोट्स के अंदर। बट डू नॉट थिंक लाइक दैट कि सर एक बार पूरा पढ़ा दो उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे, नहीं। जितनी नॉलेज है, जितनी लिमिटेड नॉलेज है आपके पास, उस नॉलेज के अंदर आप कैसे लिख रहे हो, फिर वो तो एडिशन तो आप आराम से करते रहोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जैसे आपने ये देखा कि मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन लिखने को दे दिया था, जबकि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर मैंने आपको इन्फेरेंस कैसे रिफ्यूट करते हैं ये नहीं बताया था, कंपैरिजन कैसे रिफ्यूट करते हैं ये नहीं बताया था। ठीक है, टेस्टिमनी का क्या होता है, टेस्टिमनी को कैसे रिफ्यूट करते हैं चारवाक, ये नहीं बताया था। तो एपिस्टेमोलॉजी में तो ये सब भी आना चाहिए था, पर फिर भी मैंने आपको लिखने को दे दिया, क्योंकि डे वन से मैं चाहता हूँ कॉपी आप लिखो, है ना, आंसर लिखो। हमको, हम फिलोसफी के ऊपर सारे इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे फिलोसफी के ऊपर, कि आपका कुछ फिलोसफी का कॉन्सेप्ट कहीं रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा पेपर ऐसा होगा, तुम्हें सारे क्वेश्चन वो आएंगे जो कि तुम्हारे हाथ से तुमने लिखे हुए हैं। ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन ऐसा बाहर से नहीं आएगा। आएगा तो मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो वो बहुत अलग तरीके से देते हैं, 10-10 नंबर के, वो छोड़ भी दोगे तो उसमें कोई फर्क तुमको पड़ेगा नहीं। बाकी सारा पेपर तुम्हारा क्या आएगा, सारा पेपर तुम्हारा इसके अंदर से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर से आएगा। राइट, और जो देंगे वो कुछ अलग वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हर हर साल एक अलग वर्ड इंट्रोड्यूस कर, पढ़ा होता है हमने, पर उस वर्ड का मतलब हमें नहीं पता होता है। तो उसको हिंदी में पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाएगा वो वर्ड। जैसे फैलेसी ऑफ सर्किल, फैलेसी ऑफ सर्किल चल रहा था, राइट, तो सब फैलेसी ऑफ सर्किल ही हम पढ़ा रहे थे हम लोग। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है ये, है ना, जब तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी करनी करी थी, तो एक बार पेटिटो प्रिंसिपी दे दिया उन्होंने, पेटिटो प्रिंसिपी, इस तरह से वर्ड दे दिया। अब पेटिटो प्रिंसिपी हमको नहीं पता था, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि पेटिटो प्रिंसिपी बोलते हैं, पर हिंदी में लिख रखा था चक्रक दोष, चक्रक दोष, तो उससे पता जाएगा फैलेसी ऑफ सर्किल। तो कभी कभार हिंदी में वर्ड्स पढ़ने से भी हमको चीजें समझ में आ जाती है। राइट, तो इस तरह से आपको इसके अंदर देखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। राइट, तो चलो, हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पढ़ चुके थे चार वाक्य के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चार वाक्य के बारे में और समझते हैं। देखो भाई, चार वाक्य का प्रॉब्लम क्या है। चार वाक्य को हम फ्लॉस, अगर चार वाक्य सर इतना ही पार्शियल था कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसे आदमी को तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। चार वाक्य का भी सिग्निफिकेंस है हमारी फिलोसफी के अंदर। चार वाक्य को भी हम मुनि बोलते हैं, चार वाक्य को, चार वाक्य को हम क्रिटिसाइज करते हैं पर हम उसको मुनि बोलते हैं। चार वाक्य को हम पढ़ रहे हैं मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, 10 में से चार वाक्य को भी हमने अपने एग्जामिनेशन के सिलेबस में जाए, मतलब इंपॉर्टेंट तो है भाई। तब चार वाक्य का थोड़ा सा डायमेंशन समझो, ये चार वाक्य सोच क्या रहा है ऐसे समझो, है ना। इससे पूछा भाई तू सोच क्या रहा है, तो ऐसे क्यों बोलता है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इन्फ्रेंस को इन्फ्रेंस वाले से लड़ रहा है, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है तू, है ना। तू क्यों कह रहा है कि इन्फ्रेंस हमको नहीं करना है? देख तेरी वाइफ से तेरी कितनी लड़ाई होती है इसी बात पर। तो ऐसा कह क्यों रहा है चारवाक, तू अपना बता एक बार, चारवाक को तुम बिठाए अपने पास। चारवाक बोला, भाई क्योंकि तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए तेरे को बात बता रहा हूँ एक, मैं इस संसार के अंदर, है ना, साइंस को प्रमोट करना चाहता हूँ। क्या बात कर रहा है? मैं इस संसार में से डॉगमास हटाना चाहता हूँ। ओ माय गॉड चारवाक, मैं इस संसार के अंदर एक तरह से क्या है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आपको उनको दिख रहा है उसको ही माने हम। चारवाक बोलेगा, मुझे भी पता है यार तुम मेरा मजाक उड़ाते हो पीठ पीछे बहुत, मुझे भी पता है कुछ कुछ बातों में मैं गलत हूं, पर इस संसार के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। चारवाक कैसे बोलेगा कि भाई देखो, चारवाक कैसे बोलेगा, चारवाक बोलेगा देखो भाई, जब भी कोई इंसान होता है, राइट, यहां पर स्पिरिचुअलिज्म, अब यहां पर समझो, यहां पर स्पिरिचुअलिज्म जो है ना, चारवाक बोल रहा है, इतना ज्यादा क्या हो गया है स्पिरिचुअलिज्म, इतना ज्यादा लोगों ने मान लिया है कि वो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो रिचुअलिज्म में कन्वर्ट हो गया। एक आदमी है, उससे पूछो भाई तू कहाँ जा रहा है, तो ये बोलेगा कि मैं तो मंदिर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को, है ना, स्वर्ग चाहिए।
हमने बोला यार तू मंदिर जा रहा है, स्वर्ग चाहिए, तू यहाँ पर क्यों अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर रहा? नहीं नहीं, उससे क्या होगा, मैं तो आफ्टर लाइफ के बारे में सोचूंगा, आफ्टर लाइफ, इस जीवन के बारे में ये सोच ही नहीं रहा। बोल रहे यार तेरी इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा शरीर दिया है, तो अपने शरीर की को थोड़ा सा क्या कर, शरीर के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। देख कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने, क्या कर रखा है, तो पागलों की तरह बस मंदिर जाऊंगा मंदिर जाऊंगा ये लगा रखा है तूने। सन मारा, इतने में 4 वक्त गया, दूसरा आदमी मिला। बोले भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं यज्ञ करूंगा। क्यों? मेरे को स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो मेरे को नर्क मिल जाएगा यार, क्या करूं? इसके दिमाग में ऐसे सेट कर दिया है रिचुअलिज्म ने। ये मतलब रिचुअल्स, कर्मकांड और इसके ऊपर बिलीव करने लग गए इंसान। और उस वक्त जो था ना स्पिरिचुअलिज्म, एक रिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म जो है वो भूल कर सबको रिचुअलिज्म के ऊपर फोकस करने लग गया था। हर कोई मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो पूजा पाठ करूंगा, मेरे को तो उस आदमी ने बोला है कि ये वाला यज्ञ कर लेना, इससे हो जाएगा। तो संसार जो है डॉगमा, सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स, इसके ऊपर फंस गया है। चार्वाक कहेगा यार ये कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट, ये स्पिरिचुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वैसे मतलब मान रहे हैं, बस ऐसे कहता नहीं है चार्वाक, राइट। इसको रिचुअलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ये रिचुअलिज्म कैसे आया संसार में, आया कैसे? स्पिरिचुअलिज्म से ही। तो मैं इसको ही हटा दूं? ये स्पिरिचुअलिज्म पे इतने फोकस कर गए कि मटेरियलिज्म के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। इस संसार के अंदर जो वस्तुएं उनका तो भोग करना ही छोड़ दिया उन्होंने। इनको तो आफ्टर लाइफ चाहिए, इनको तो स्वर्ग में जाना है। इस संसार में रहो, इस संसार को भोगो, इस संसार को बनाया भगवान ने इसलिए कि आपको भोगना चाहिए, ठीक है, ऐसे मतलब आप सोच रहे हैं। चार्वाक भगवान पे बिलीव नहीं कर रहा। पर ये संसार है ना, यही सब कुछ है। चार्वाक कैसे बोल रहे हैं ये संसार है ना यही स्वर्ग है? तो ये क्या बोलेगा, अरे चार्वाक भगवान से डर। अरे चार्वाक तेरी आत्मा क्या मर गई है क्या? कैसे बोल रहा है तू ये? तेरी आत्मा क्या मर गई है क्या चार्वाक? चार्वाक ने सोचा प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, जो इन्होंने देखा नहीं है ना आज तक, स्वर्ग, नर्क, आत्मा, भगवान, इनके ऊपर ये ज्यादा बिलीव कर लिए कि ये लाइफ जीना ही छोड़ दे। इतना अच्छा संसार है, इस संसार को जीना ही छोड़ दे। तो चार्वाक ने सोचा अगर इस सोसाइटी को मेरे को खींच के लेकर आना पड़ेगा वापस, है ना, कि मेरे को इस सोसाइटी को वापस, इस स्पिरिचुअलिज्म में जो सोसाइटी बहुत ज्यादा डूब चुकी है उसको खींच कर लेकर आना पड़ेगा। रोटी बनाइए कभी, रोटी, रोटी में क्या होता है, एक तरफ से ज्यादा सिक गई रोटी तो दूसरी तरफ से भी उतनी ही सेकनी पड़ेगी। अब लोग स्पिरिचुअलिज्म में घुस गए हैं, तो हमको कोई समाज के अंदर मटेरियलिज्म लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर बैलेंस बन पाएगा। ऐसा लिखना नहीं है आपको कि चारवाक कैसे सोच रहा हूं, वो तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। जो लिखना है वो तो मैं आपको बता दूंगा। भगवान के बारे में चारवाक ने कभी ऐसे नहीं कहा कि भगवान है तो शरीर पर, ये लोग ऐसे फंसे, ऐसा नहीं कहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये दोस्त लिया है चारवाक का, दूसरा दोस्त लिया है, इस तरह से। तो चारवाक बोलता है कि इस संसार के अंदर ही जियो, इस संसार को भोगो, इस संसार में क्या करो तुम, इस संसार को भोगोगे, इस संसार के मैटर को जो तुम भोगोगे तभी जाकर तुम्हें सुख मिलेगा, यही सुख है। तो चारवाक कहेगा एक तो इस भगवान को खत्म करूं पहले मैं, समझ में आ रहा है, एक इस आत्मा को खत्म करूं, इसने प्राण पी रखे हैं आत्मा ने, और ये एक जो लोग होते हैं ना कर्मा थ्योरी, कर्मा थ्योरी, इसको खत्म करूं। चारवाक इस तरह से बोलेगा। तो चारवाक अब अपनी फिलोसफी उसने ऐसी बना ली, अपनी एपिस्टेमोलॉजी ऐसी बना ली जिससे कि ये तीनों चीजें गायब। चारवाक ने एपिस्टेमोलॉजी वाली, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर ये चीज सब दिमाग, सबके दिमाग में मैं घुसा दूं कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, चारवाक ने सोचा इसके दिमाग में घुसा दूं, इसके दिमाग में घुसा दूं, अगर ये चीज इसके दिमाग में घुसा दूं तो गॉड तो वैसे ही कट गया, गॉड को तो देख नहीं सकते, आत्मा तो वैसे ही कट गई। इसलिए चारवाक कैसे बोल रहा है, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, बिकॉज वंस चारवाक, अगर चारवाक ये थॉट को, ठीक है, इम्बाइब दिस थॉट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, सबके दिमाग में फिक्स कर दूं जो दिख रहा है ना उसको ही मानो, तो लोग अपने आप ही गॉड को छोड़ देंगे, अपने आप ही आत्मा को छोड़ देंगे।
कर्म के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, फिर यहाँ पर मस्ती करेंगे लोग। ईट ड्रिंक एंड मैरी, बताएंगे अब इस चीज के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर। इसलिए चारवाक परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बता रहे। अब चारवाक से लोग क्वेश्चन करेंगे, बोले ठीक है चारवाक, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोल रहा है ना तू, और तू भगवान को रिफ्यूट करने की बात कर रहा है ना, गॉड को। तो एक बात बता, ये संसार किसने बनाया? हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड चारवाक? अब चारवाक को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। उसने थ्योरी तो बना दी अपनी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इससे उसने गॉड को रिफ्यूट भी कर रहा है, पर अब क्वेश्चन ये उठता है ना, फिर ये संसार किसने बनाया? अगर तू कह रहा है भगवान ने संसार नहीं बनाया, तो किसने संसार बनाया चारवाक, बाय द वे? अगर तू कह रहा है कि चारवाक आत्मा जो है वो मरती नहीं है, ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस कहां से आई? आत्मा जो है वो कुछ नहीं है, तो ये कॉन्शियसनेस कहां से आई चारवाक? शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस कहां से आई? शरीर, शरीर तो रह जाता है। जब हम मरते हैं तो क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा चली गई शरीर रह गया। शरीर तो अभी भी है, अब क्यों नहीं है इसमें, डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है चारवाक? चारवाक हमें ये बताओ कि संसार के अंदर फिर कुछ है ही नहीं, भगवान नहीं है, तो इस संसार के अंदर फिर एथिक्स क्या है चारवाक? व्हाट इज द एथिक्स इन दिस वर्ल्ड? हु इज द सस्टेनर ऑफ द एथिक्स? देखो, भगवान की जरूरत किस किस में पड़ती है? गॉड की जरूरत। एक तो गॉड ने संसार बनाया, रिलीजियस बीइंग ऐसे सोचता है गॉड ने ये संसार बनाया है। अगर भगवान नहीं होगा ना, तो सोसाइटी के अंदर एथिक्स नहीं होंगे। और किस लिए जरूरत पड़ती है? इसी चीज के लिए जरूरत पड़ती है भगवान की। अगर ये पता चल जाए, कोई साइंटिफिकली प्रूव कर दे संसार भगवान ने नहीं बनाया, तो आधा फेथ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होता, ऐसा कोई प्रूफ कर दे। समझ में आ रहा है? तो चारवाक से क्वेश्चन उठेंगे। अब इन क्वेश्चन मतलब इन मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में चारवाक को कुछ बोलना पड़ेगा ना, कि भाई भगवान ने नहीं बनाया ये वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड किसने बनाया? आत्मा जो है, अगर आत्मा जो है दैट इज नॉट इटर्नल, दैट इज नॉट परमानेंट, तो एक बात बता चारवाक, फिर सोल, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस क्या है? समझ में आ रहा है? तो फिर आत्मा कुछ नहीं है, तो फिर अपनी बॉडी के अंदर जब कॉन्शियसनेस होती है तभी हम जिंदा रहते हैं, जब कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस आत्मा ही तो है चारवाक। चारवाक को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। चारवाक को ऐसे बोलेंगे, चारवाक हु इज द सस्टेनर ऑफ दिस एथिक्स इन दिस वर्ल्ड? गॉड ही तो था वो, गॉड से ही तो एथिक्स डेराइव कर रहे थे हम। तो चारवाक एथिक्स क्या है? चारवाक को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। चारवाक से पूछा जाएगा, चारवाक फिर अगर आत्मा अमर नहीं हुई तो बहुत सारी चीजें रिफ्यूट हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें रिफ्यूट हो जाती है, ये अभी अपन समझते हैं। अगर आत्मा अमर नहीं होगी ना, तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। आत्मा को अमर करना हमको जरूरी भी है। कैसे, अभी बताएंगे हम। तो सबसे पहले चारवाक की जो थ्योरी थी वो आप समझ गए, इपिस्टेमोलॉजी। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों, इसलिए तुम्हारे दिमाग को इसलिए प्रिपेयर कर रहे थे मेटाफिजिक्स की तरफ। मेटाफिजिक्स, चारवाक की अब हम मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर चारवाक क्या करेगा? रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड करेगा। रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड के थ्रू कर्मा थ्योरी का रिफ्यूटेशन किया जाएगा, प्लस वर्ल्ड गॉड ने बनाया इसका रिफ्यूटेशन करा जाएगा, और रिफ्यूटेशन ऑफ सोल करेगा। ये चारवाक की मेटाफिजिक्स हम इसके अंदर पढ़। ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम बोलते हैं वर्ल्ड किसने बनाया चारवाक। तो कह रहा है भगवान नहीं है, तो वर्ल्ड किसने बनाया? वर्ल्ड किसने बनाया चारवाक? हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? तो अभी चारवाक को इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो चारवाक कैसे बोलता है, अब ध्यान सुनना। चारवाक विल से दैट, एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड। हम्म चारवाक से पूछा, चारवाक वर्ल्ड किसने बनाया? तो चारवाक ने कहा भाई भगवान ने तो नहीं बनाया, गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड है ना, चार एलिमेंट से मिलकर बना है। चार एलिमेंट्स, किससे? अर्थ, फायर,
एयर और वाटर। आपने सुना होगा ना, 5 महाभूत से हमारा शरीर बना है, ठीक है। धरती, आग, है ना, हवा, वायु और जल, नीर, पानी, राइट, और आकाश। चार्वाक आकाश को नहीं मान रहा, आकाश को नहीं मान रहा जिसको अपन स्पेस बोल रहे हैं। चार्वाक बोल रहा है कि 4 एलिमेंट से मिलकर हमारा वर्ल्ड बना हुआ, अर्थ, फायर, एयर और वाटर। अर्थ, फायर, एयर, वाटर एक क्या करते हैं, डेफिनेट कॉम्बिनेशन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और इससे पूरा वर्ल्ड बना देते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होंगे और पूरा वर्ल्ड बना देंगे। मतलब चार्वाक से ऐसे पूछेंगे, चार्वाक ये मार्कर कैसे बना, तो बोलता है अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा इनका, डेफिनेट कॉम्बिनेशन, इसमें ये मिले और इसके अंदर ये क्या बन गया, ये एक अपना मार्कर बना दिया। ऐसे कोई कॉम्बिनेशन में मिले कि मार्कर बन गया। फिर हम कहें चार्वाक कोई दूसरी चीज कि भाई ये बता, ये चेयर कैसे बनी, तो चेयर ऐसे बनी, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, अगेन किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में करे कि जिससे चेयर बने। चेयर की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो क्या होगा, वो अर्थ, फायर, एयर, वाटर है। इसके भी, इसकी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो अर्थ, फायर, एयर, वाटर है। भगवान का कोई रोल नहीं है इसमें, देयर इज नो रोल ऑफ गॉड। तो चार्वाक क्या कह रहा है, गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द 4 एलिमेंट अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। When this element combines in the definite proportion, then the world is formed. हमारा शरीर भी तो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट ही है, बॉडी जो है हमारी वो भी इस वर्ल्ड में वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है। बॉडी किससे बनी है, हम कहते हैं ना कि बॉडी किससे बनी है, तो हम कहते हैं अर्थ, फायर, एयर, वाटर और स्पेस। चार्वाक स्पेस को नहीं मान रहा, यहां पर देखना, अभी क्रिटिसिज्म होगा उसका, डोंट वरी। हम बोलते हैं ना 5 महाभूत से बनी हुई ये बॉडी है, अग्नि, हवा, राइट, वायु, धरती, आकाश, पानी, इस तरह से बोलते हैं ना 5 महाभूत। चार्वाक बोलता है नहीं, 4 महाभूत से बनी है भाई, अर्थ, फायर, एयर, वाटर से। ये सारा वर्ल्ड जो है अर्थ, फायर, एयर, वाटर के कॉम्बिनेशन से बना है। वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द 4 एलिमेंट अर्थ, फायर, एयर, वाटर। देयर इज नो रोल ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड, इन क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हेन दिस 4 एलिमेंट कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन वर्ल्ड इज फॉर्म। ये वर्ल्डली थिंग्स है ना, अर्थ, फायर, एयर, वाटर के डेफिनेट कॉम्बिनेशन के कारण हुआ है। अच्छा, अब हमने चार्वाक से पूछा, अच्छा चार्वाक ये बता कि तूने ये तो बोल दिया अर्थ, फायर, एयर, वाटर से, ये जैसे अर्थ है, ये फायर है, ये एयर है और ये वाटर, इससे ही वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये चेयर का जो है वो क्या मटेरियल किससे बना, अर्थ, फायर, एयर, वाटर। मार्कर का प्लास्टिक वाला मटेरियल अर्थ, फायर, एयर, वाटर से। अब ये बता यार, अर्थ इधर है, फायर एक है, एयर है और वाटर है, इनका कॉम्बिनेशन से क्या बना है, एक मैटर बना है, और तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है चार्वाक इसमें, नहीं। तो एक बार बता, ये इधर इधर रखी हुई है दूर दूर, इनको मिलाया किसने, इनको कॉम्बिनेशन करवाया किसने। डियर चार्वाक, इनका कॉम्बिनेशन कराने के लिए कोई इंसान तो होगा। अब तुमको चाय बनानी है, जैसे चाय की पत्ती डालोगे, फिर चीनी डालोगे, ठीक है, फिर मतलब पानी डालोगे उसके अंदर, ये सब चीजें डालोगे तभी तो चाय बन पाएगी। चार्वाक, कोई डालने वाला, कोई कंबाइन करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो चार्वाक कहेगा एक्चुअली इनका नेचर ही ऐसा है, ये कंबाइन हो जाते हैं, जब ये आपस में दिखते हैं ना तो आपस में अपने आप कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होके इनका नेचर ही ऐसा है, और कंबाइन होके ये क्या कर देते हैं, कंबाइन होकर ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। तो एक वर्ड होता है बच्चों एफिशिएंट कॉज। इन कॉजेशन थ्योरी को हम पढ़ेंगे जब, चार्वाक की भी कॉजेशन थ्योरी है, दैट वी विल अंडरस्टैंड जब हम न्याय फिलॉसफी पढ़ेंगे। एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज मतलब कोई ऐसा कॉज जो कि क्या करे, इन सबको मिला दे। एक एफिशिएंट कॉज का मतलब ये होता है निमित्त कारक। निमित्त कारक मतलब जो काम करने वाला है कि भाई ये सारी चीजें हैं, इसको हमने क्या करना, मिला दे। जैसे मान लो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो बोले संसार ने मुझे
इसको मारने के लिए ही बनाया था भगवान ने मुझे इसको। मैं तो एक एफिशिएंट कॉज हूं, भगवान चाहता था ये मरे। अर्जुन से बोलेंगे अर्जुन तुम तो सिर्फ एक निमित्त हो, इनको तो मरना ही है। कृष्ण अर्जुन से इस तरह से बोलते हैं, तू ऐसे ही घबरा रहा है, तू तो एक सिर्फ एक एफिशिएंट कॉज है, तेरे को तो मरना ही है। तो जो कार्य करता है ना, जो एग्जीक्यूटिव होता है, उसको अपन एफिशिएंट कॉज बोलते हैं। तो चारवाक बोलता है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट कॉज। एक्चुअली अर्थ फायर एयर वाटर जो है, ये सारे के सारे जो है इनका नेचर ही होता है, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है जिससे कि ये आपस के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी तक यहाँ पर समझ में आया सबको? ठीक है। अब एक वर्ड में आपको और समझाना चाहता हूँ। देखो, कंपाउंड सुना है आपने? कंपाउंड, है ना? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक कंपाउंड बनता है। H2 + O2 H2O, ये कंपाउंड हो गया एक। समझ में आ रहा है? कंपाउंड को कोई मेरे को बताएगा कोई हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीबडी इन द क्लास? यौगिक। और यौगिक का और पर्यायवाची बताओ। यौगिक तो बोलते हैं, एक बोलते हैं संघात। संघात हो गया। संघात मतलब तीन चार चीजों को एक साथ तुमने कंबाइन कर दिया। सर मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण भी कहते हैं, संघात भी कहते हैं ना अनुज? यस सर। तो ये थ्योरी जो है ना, ये संघातवाद की थ्योरी हो गई, संघातवाद। इस थ्योरी को हम बोलेंगे संघातवाद थ्योरी। संघातवाद मतलब चारवाक की वर्ल्ड को एक्सप्लेनेशन की थ्योरी को अपन ने संघातवाद बोल दिया, है ना? इतना नहीं, मार्कर को क्या हुआ इसमें? संघातवाद, संघातवाद। ठीक है, ये वर्ड वर्ड याद हो जाएगा। या फिर चारवाक ने ऐसे बोला था ना, अर्थ फायर एयर वाटर का नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, तो स्वभाववाद बोल देंगे, नेचुरलिज्म बोल देंगे थ्योरी को। चारवाक की वर्ल्ड थ्योरी को संघातवाद भी बोल सकते हैं, स्वभाववाद भी, और नेचुरलिज्म। वर्ड से घबराना नहीं है बिल्कुल, इसके वर्ड्स के से बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है। वो तो हमारी थोड़ी हिंदी कमजोर है, इसलिए हमको नहीं पता, नहीं तो आपको पता होना चाहिए था। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड को संघात बोलते हैं। यहाँ पे अर्थ फायर एयर वाटर क्या है, अर्थ फायर एयर वाटर मिल रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे संघात हो रहा है इनका, तो संघातवाद। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं तुमको थोड़ा बता दूं, इसको पढ़ा दूं, संघातवाद की थ्योरी। देखो मैंने तुमको पूरी थ्योरी पढ़ा दी, पर मैंने आपको लास्ट में बताया वर्ड संघातवाद। स्टार्टिंग में बता देता ना, तो तुम्हारा यही दिमाग बंद हो जाता, जबकि है कुछ भी नहीं थ्योरी के अंदर। तो डरना नहीं है हमको, सबसे पहले समझो संघातवाद के अंदर क्या है। गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड को किसने बनाया? वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द फोर एलिमेंट। कुछ भी नहीं करना है ना, देखो कितना सिंपल है। इसमें कोई याद करना है क्या तुम्हें? God is not the creator of this world. World is created by the four elements. When these elements combine together in a definite proportion, then worldly things are formed. ठीक है? In this process, there is no need for an efficient cause. कोई efficient cause की नीड नहीं है, निमित्त कारक कोई नहीं। These four elements have the natural tendency to combine and thus form the worldly object. Therefore, Charvaka believe in naturalism, also known as Swabhavad. I hope this is clear. तो ये स्वभाववाद और ये जो थ्योरी है, दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ वर्ल्ड बाय चारवाक। सर एक बात कहें क्या? सर चारवाक बात तो सही कह रहे हैं, ये अर्थ फायर एयर वाटर से ही तो सब बना है, और सर ये दिखते भी हैं। और सर इसमें किसी और की रिक्वायरमेंट कहाँ आ रही है हमको? भगवान को हमको चाहिए क्यों? गॉड तो सर, गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। सर अर्थ फायर एयर वाटर जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, व्हेन कंबाइंस इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन देन द वर्ल्ड इज फॉर्म। टाटा बाय बाय गॉड। सर चारवाक ने तो गॉड की सच में छुट्टी कर दी। चारवाक की जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं आपको अभी सही लग रही होगी, पर इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। कैसे फॉल्ट्स हैं सर? वो हमको क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ना है। पहले बताओ, संघातवाद थ्योरी में कोई भी डाउट हुआ है?
नेचुरलिज्म क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया, स्वभाववाद। नेचुरलिज्म मतलब नेचर मतलब स्वभाव, ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, तो स्वभाववाद बोल देंगे। ये तो स्वभाव है इनका आपस में कंबाइन करना, तो स्वभाव है नेचुरलिज्म। तो एक बार वापस समझे, गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, देन हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? अर्थ फायर एयर वाटर। कैसे? व्हेन दिस एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन देन द वर्ल्ड इज फॉर्म। समझ में आ रहा है? फिर भगवान की कोई जरूरत नहीं, इन दिस प्रोसेस देयर इज नो क्रिएटर गॉड, ठीक है, देयर इज नो एफिशिएंट कॉज, ये तो इनका नेचर होता है टू कंबाइन एंड दस फॉर्म द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। देयरफॉर दिस थ्योरी इज नोन एज नेचुरलिज्म, इस थ्योरी को हम नेचुरलिज्म बोलेंगे। कितना सिंपल है, एक थ्योरी बता दी चार वाक। चार वाक का वर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है, वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट सॉरी, चार वाक की जगत थ्योरी जो है वो यही है। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सर थ्योरी तो बड़ी सही लग रही है। मनोज यू आर सेइंग समथिंग। सर एफिशिएंट कोड एक बार बता देंगे थोड़ा? एफिशिएंट कॉजेस, देखो कॉजेशन थ्योरी के अंदर है ना बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉज पढ़ेंगे अपन, उनमें से एक कॉज होता है एफिशिएंट कॉज। ठीक है, जैसे मान लो एक क्ले है, क्ले से आपको क्या करना है, पॉट बनाना है, यू हैव टू क्रिएट पॉट। तो उसके लिए एक मटेरियल कॉस्ट चाहिए होगा, है ना? ऐसे समझो कि आपको पॉट बनाना है, घड़ा, तो घड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको मटेरियल कॉस्ट चाहिए होगा ना। मटेरियल कॉस्ट मतलब कोई मैटर चाहिए होगा, दैट इज मटेरियल कॉज इज क्ले। ठीक है, मिट्टी तो चाहिए होगी, पर क्या मिट्टी को देखते रहोगे तो घड़ा बन जाएगा क्या? घड़े बनाने वाला पॉटर भी चाहिए होगा, पॉटर। ठीक है, ये क्या करेगा, इस मिट्टी को लेगा और मिट्टी को एक तरह से क्या करेगा, शेप देगा और फिर घड़ा बन जाएगा। तो ये क्ले जो है, इसके बिना पॉट नहीं बन सकता था, पर पॉटर के बिना भी नहीं बन सकता था। तो इस पॉट का कॉज कौन होगा? क्ले, एज वेल एज पॉटर भी होगा एक तरह से कॉज। और इसको हम बोल देंगे एफिशिएंट कॉज। ये मटेरियल कॉज नहीं, ये एफिशिएंट कॉज है, ये निमित्त है, निमित्त कारक, जिससे काम करा रहा है, एग्जीक्यूटिव है एक तरह से। मनोज, मनोज क्लियर है? यस सर। हाँ अनुज पूछेगा कुछ, अनुज। सर जैसे चारवाक सिर्फ कह रहा है अर्थ फायर एयर एंड वाटर से वर्ल्ड बना है, तो वो मतलब स्काई को नहीं मान रहा वो कि आसमान। हाँ अब ये क्रिटिसिज्म में आ गया ना, ये अभी अपन देखेंगे। ओके। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा तुमने। एफिशिएंट कॉज में किसी को दिक्कत, इससे एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एक होता है एक्सीडेंटल कॉज भी होता है, आकस्मिक कारक, मटेरियल कॉज भी होता है, एफिशिएंट कॉज भी होता है। वो क्या होते हैं वो सब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, कॉजेशन थ्योरी जब समझेंगे तब समझ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, अब चार वाक को चलो भाई क्रिटिसाइज करते हैं। सर एक बात बताएं सर, क्रिटिसाइज करने में बड़ा मजा आता है। चलो भाई तो फिर क्रिटिसाइज स्टार्ट करें। भाई कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है, तो कोई, जैसे मैं कुछ बनाऊं अभी, राइट, तो मैं कहीं खड़ा होके बनाऊंगा ना, और किसी टाइम में बनाऊंगा ना, टाइम में, टाइम, समय और स्पेस, स्पेस और टाइम चाहिए होगी ना। अब जब अर्थ फायर एयर वाटर मिल रहे हैं, चलो खुद ही मिल रहे हैं, खुद ही बन रहे हैं, एफिशिएंट कॉस्ट की रिक्वायरमेंट, तो कोई स्पेस और टाइम में बनेंगे ना। चारवाक कंसीडर नहीं करता स्पेस एंड टाइम को, कोई बताएगा क्यों नहीं करता? कांट बी परसीव्ड। इट कैन नॉट बी परसीव्ड। टाइम दिखता है क्या, समय दिख रहा है तुम्हें? ये तो हमने बना दिया कि सूरज उगता है और सूरज फिर सेट हो जाता है, तो एक दिन हो जाता है, ऐसा है थोड़ी ना। ये तो हमने बना दिया, 24 घंटे हो गए, उसको 24 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समय दिख रहा है कि मैं समय हूं, ऐसा दिख रहा है, महाभारत में आता था ना, मैं समय हूं, ऐसा कुछ समय दिख रहा है तुमको?
स्पेस तुम्हें दिख रहा है? स्पेस, ये है? थोड़े ना स्पेस, ये तो दिख नहीं रहा ना कुछ भी, ये तो खाली जगह है। Sir, one doubt here. एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, अभी अभी पूछते हैं। तो चारवाक स्पेस और टाइम को नहीं मान रहा, क्योंकि चारवाक पता है यार, स्पेस मतलब आकाश और टाइम को मैं मान लूंगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम। वो बोलेगा कहाँ है स्पेस, दिखा। अब स्पेस को तो दिखा ही नहीं सकते। कहाँ है टाइम, दिखा। क्योंकि मैंने खुद ने बोला है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। पर कोई भी चीज बनेगी या बिगड़ेगी तो एक स्पेस और टाइम में ही बनेगी और बिगड़ेगी ना। तुम स्पेस को नहीं मान रहे, टाइम को नहीं मान रहे, देन साइंटिफिकली फॉल्ट हो गया, फिर ये अनसाइंटिफिक थ्योरी हो गई। चार बार कह गए यार, मैं मानने की इच्छा तो हो रही है पर कैसे मानूं, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, खुद ही फंस जाऊंगा। तुम बोलोगे कहाँ है टाइम, दिखा। अर्थ को तो दिखा दूंगा, ये देखो अर्थ रहा। फायर को भी दिखा दूंगा, समझ में आ रहा है, वाटर को भी दिखा दूंगा, वायु को भी दिखा दूंगा। हवा, मतलब हवा अपने सेंस ऑर्गन से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हवा आ रही है ना, तो सेंस ऑर्गन से अपन को पता चलता है ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, तो हम सेंस ऑर्गन से। पर सेंस ऑर्गन से टाइम को कैसे देखें, सेंस ऑर्गन से स्पेस को कैसे देखें? स्पेस को छू नहीं सकते, हवा को तुम छू सकते हो। तो चार्वाक स्पेस और टाइम को कंसीडर नहीं कर रहा है, जबकि कोई भी चीज बनेगी या बिगड़ेगी तो किसी स्पेस और टाइम में ही तो बनेगी बिगड़ेगी। ठीक है, तो मनोज बताओ क्या बोल रहे थे? So, but sir, in Charvaka himself used space and time in refuting the comparison. नहीं नहीं, वो तो उसने बोला था कि भाई देखो, ये एक जगह खड़े होके तुम फोटो खींच रहे हो, फिर दूसरी जगह खड़े होके दूसरी फोटो खींच रहे हो, वो तो बोलने का तरीका है ना। वो अपन ने लिखा ना कि एक स्पेस एंड टाइम में तुम एक जगह खड़े होके और दूसरी जगह खड़े होके, तो वो ऐसा नहीं कि चारों पे बिलीव कर रहे हैं। वो तो कैसे लिखोगे, कैसे फिर इस इंपेरिकल वर्ल्ड में उस Well, चीज को कैसे oh, लिखोगे? okay, okay. See, है ना, okay, तुम कैसे लिखोगे चारवाक कह रहा है कि एक जगह खड़े होगे, तो वो स्पेस एंड टाइम और ऐसे बोलना पड़ता है ना, वो तो बोलने की भाषा okay, है। okay. हाँ, फरिया वांट टू से समथिंग, फरिया। सर, उसको स्काई कैसे नहीं दिख रहा है? मतलब वो बोल रहा है कि जो जो दिख रहा है वही सही है। स्काई तो नहीं, स्काई भी तो स्पेस। दिख रहा होगा ना? स्काई जो होता है ना, आकाश, आकाश से बना है, मतलब क्या होता है, आकाश का इसमें एलिमेंट है। आकाश मतलब ये स्काई जो होता है ना, ये जो स्काई है, राइट, जो नीले कलर का आकाश दिख रहा है, ठीक है, वो नहीं, उसका मतलब है स्पेस, टाइम। वो ओके तो अपन ओके ओके। आकाश को ऐसे बोल देते हैं कि बहुत सब जगह आकाश ही फैला हो, सब स्पेस में इसलिए हम उसका नाम आकाश रख दिया। तो यहाँ पे स्पेस और टाइम इस तरह से अपन बोला है। किस अनुज? सर जैसे एयर है, एयर हमें दिखती नहीं है बट हम एयर को फील कर सकते हैं, तो वो भी इसमें ही आएगी ना? आ गई ना एयर, तो अर्थ फायर एयर वाटर। हाँ, एयर को तो हम देख तो सकते नहीं लेकिन हम उसे फील कर फील तो कर सकते हैं। सकते हैं ना, स्किन टच। ओके। इसलिए चार वाक उसको तो एक्सप्लेन कर देगा, देख ठंडी हवा बह रही है। पर स्पेस और टाइम को नहीं लिया। और आप बताओ, अगर कोई स्पेस एंड टाइम में नहीं है तो फिर वो कैसे, वो तो थ्योरी अनसाइंटिफिक हो गई ना। पहला पॉइंट समझ में आया? तो पहला पॉइंट अपन क्रिटिसिज्म में समझे। सर पहले पॉइंट में तो चारवाक को अपन ने अच्छे से क्रिटिसाइज कर दिया। देखो, चारवाका डज नॉट बिलीव इन स्पेस एंड टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन एंड क्रिएशन। अब सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखना है, स्टेटमेंट लिखने हैं, बड़े नहीं लिखने हमको कुछ, हमको कोई उसको वहां पर अपनी इंग्लिश नहीं जाननी। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट। किताब पढ़ोगे ना तो किताब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, नहीं समझ पाओगे। सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, आंसर राइटिंग में भी सिंपल स्टेटमेंट ही अपन को लिखना है। देयरफॉर थ्योरी ऑफ संगातवाद इज अनसाइंटिफिक। समझ में आ रहा है? ऐसा है। तो पहला पॉइंट हमने क्रिटिसिज्म ऐसे कह दिया कि भाई स्पेस एंड टाइम को नहीं कंसीडर करा, तो थ्योरी जो है एक तरह से क्या हो जाएगी, एक अनसाइंटिफिक हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज अपन ने देखा था स्वभाववाद, कि अर्थ फायर एयर वाटर का स्वभाव होता है, एयर वाटर का स्वभाव होता है मिलने का, कंबाइन हो जाते हैं वो, जब भी साथ में होते हैं तो कंबाइन हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो है अर्थ फायर एयर वाटर से बनी है, इसमें अर्थ फायर एयर वाटर है अकॉर्डिंग टू चारवाक, इसमें भी है अर्थ फायर एयर वाटर। तो इन दोनों को तो कंबाइन ऐसे चिपके रहना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनका स्वभाव क्या है, एक बार मिलना स्वभाव है इनका,
फिर तो ये जो मेरा ये वाला माउस है वो भी चिपक जाएगा, लैपटॉप भी चिपक जाएगा, सब कुछ एक ही हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड एक ही हो जाएगा, क्योंकि सब ये अर्थ फायर, अगर मान अर्थ फायर एयर वाटर का स्वभाव क्या है, मिलना। जैसे मैग्नेट को दो रख दो तो मैग्नेट मिल जाएगी। इस संसार में अगर सब मैग्नेट से बना होता, क्योंकि मैग्नेट का भी स्वभाव मिलना है ना, तो इस संसार में एक ही चीज होती ना, एक मोटा सा कुछ बन जाता बड़ा सारा, सब चिपके पड़े रहते हैं उसके। पर हम तो इस संसार में डाइवर्सिटी देखते हैं, देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, डाइवर्सिटी है, लैपटॉप अलग है, मोबाइल अलग है। तो चार्वाक कहता है कि इनका स्वभाव होता है, बट इस वर्ल्ड में तो हमको बहुत सारी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पड़ी हुई दिख रही है। डाइवर्सिटी इज देयर इज हेल लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। चार्वाक क्या है भाई, अर्थ फायर एयर वाटर से बना, ये इन दोनों को मिल जाना चाहिए था फिर। तो ये चार्वाक जो स्वभाववाद बोल रहा है कि अर्थ फायर एयर वाटर का, पर देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी इसका मतलब चार्वाक तेरा ये कॉन्सेप्ट तो अनएक्सेप्टेबल है, नहीं तो डाइवर्सिटी नहीं होती इस संसार में। सब चिपके पड़े होते हैं आपस में, अपन भी चिपके पड़े होते हैं, अपनी बॉडी जो है वो भी तो अर्थ फायर एयर वाटर से बनी है। तो इसलिए तो ये थ्योरी जो है ना अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट, चार्वाका स्टेटेड दैट इट इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स टू कंबाइन टुगेदर, बट इन दिस वर्ल्ड वी फाइंड ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी which makes this theory unacceptable। इस थ्योरी को हम अनएक्सेप्टेबल मानेंगे फिर संघातवाद की थ्योरी को। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर ऐसे समझो कि पॉट बनाना है हमें जब, ठीक है, तो पॉटर का रिक्वायरमेंट रहता है। अब पॉटर उसके, पॉटर इज इंटेलिजेंट पर्सन, उसको पता है कि इस पॉट को कैसे बनाया जाए, उसको इस शेप का देना है या फिर इस शेप का देना है या फिर कैसा देना है, इस शेप का देना है, पॉटर अपने दिमाग यूज करेगा। पर अगर हम पॉटर को हटा दे, एक मशीन बना दे, मशीन बनाई जा रही है, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? तो मशीन तो एक रूल के हिसाब से बनाएगी, तुम कहोगे उसको ऐसा बनाना है, ऐसा बना देगी, कुछ और दूसरी मशीन लगाओगे फिर वो ऐसा बनाएगी, तीसरी मशीन लगाएंगे तो फिर ऐसा बनाएगी। तो ये वर्ल्ड तो एक तरह से क्या होगा, मैकेनिकल हो गया ना, सब कुछ मैकेनिकल, पूरा यूनिवर्स मैकेनिकल ही चल रहा है, रूल से ही चल रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है इसके अंदर, कोई एफिशिएंट कॉज नहीं है, तो बस मटेरियल के इंटरेक्शन से ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड जो होगा दैट विल नॉट बी एक इंटेलिजेंट थिंग नहीं रहेगी वर्ल्ड के अंदर, कि कोई बना रहा है। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, तो पता चल रहा है ना एक इंटेलिजेंट पर्सन ने आंसर लिखा है। समझ में आ रहा है? आप उस आंसर के अंदर चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पर अगर मशीन से आंसर लिखवा रहे हैं तो मशीन के अंदर तो फिक्स चीज है, फीड हो रखी है, वैसा आंसर लिख कर दे देगी आपको। समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्ल्ड है ये एक तरह से मैकेनिकल वर्ल्ड बन जाएगा अगर मान लो एफिशिएंट कॉज नहीं होगा तो, पॉटर नहीं होगा तो एक एफिशिएंट कॉज नहीं है मतलब, तो एफिशिएंट कॉज नहीं है तो अपने आप एक रूल से बनता रहेगा सब कुछ, मैकेनिकल वर्ल्ड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, सिंस चारवाक डज नॉट बिलीव इन एन एफिशिएंट कॉज, हिज फिलॉसफी रिड्यूस द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड टू द मियरली मटेरियल इंटरेक्शन। As a result, his worldview is often described as a mechanical theory of the universe, where only the physical cause are accepted and no intelligent or purposeful cause is acknowledged। फिजिकल जो कॉज होगा ना, मैटर, मटेरियल के ऊपर ही सब कुछ होगा, कोई इंटेलिजेंट और पर्पसफुल कॉज होगा नहीं, एफिशिएंट कॉज होगा ही नहीं फिर। तो ये वर्ल्ड जो है ना एक तरह से मैकेनिकल वर्ल्ड बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो हमने चारवाक पढ़ा, चारवाक की थ्योरी आ गई, चारवाक की थ्योरी दैट इज नोन एज व्हाट, संघातवाद की थ्योरी आ गई। तो आपको पता चल गया अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें इसने बोला है गॉड इज नॉट द क्रिएटर। पहले तुम लिख दोगे चारवाका का जो इपिस्टेमोलॉजी था वो परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज था, उसने सारी मेटाफिजिकल रियलिटीज को डिफ्यूट करा लाइक गॉड। तो गॉड जो होता है, रिलीजियस बीइंग मानते हैं कि गॉड जो होता है वो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड होता है, पर चारवाक को ये बताना था कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, इसने उसने अपनी मेटाफिजिक्स बनाई, दैट इज नोन एज संघातवाद। इंट्रोडक्शन हो गया। फिर लिखोगे कि दिस वर्ल्ड इज मेड बाय 4 एलिमेंट, अर्थ फायर एयर, 4 एटम मत लिख देना बच्चों, एटम तो दिखता नहीं है, एलिमेंट लिखना है आप।
4 atom, earth, fire, air and water. When this earth, fire, air and water combines in a definite proportion, then the world is formed. In this there is no requirement of efficient cause, because this earth, fire, air, water जो ये 4 एलिमेंट है, इनका नेचर होता है, दे आर नेचर टू कंबाइन टुगेदर. ठीक है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज नेचुरलिज्म और स्वभाववाद. फिर आपको क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा. क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि भाई देखो, पहला पॉइंट तो ये, स्पेस और टाइम को तो चारवाक ने कंसिडर नहीं करा. और व्हेन देयर इज नो स्पेस एंड टाइम, देन हाउ डिसोल्यूशन, क्रिएशन विल अकर. कोई क्रिएशन, कुछ बनाने के लिए, कुछ बिगाड़ने के लिए, क्रिएट करने के लिए, कुछ बिगाड़ने के लिए स्पेस और टाइम चाहिए. स्पेस और टाइम ही नहीं है. दैट्स व्हाई चारवाका थ्योरी ऑफ संघातवाद इज अनसाइंटिफिक. चारवाक कैसे बोलता है कि नेचर ऑफ एलिमेंट होता है टू कंबाइन टुगेदर, बट इन दिस वर्ल्ड देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जिससे कि थ्योरी क्या हो जाएगी? अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. चारवाक कहता है कि देयर इज नो नीड ऑफ एफिशिएंट कॉस्ट, तो पूरा वर्ल्ड जो हो जाएगा मैकेनिकल वर्ल्ड बन जाएगा, मियरली मटेरियल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड रह जाएगा. देयर इज नो इंटेलिजेंट एंड पर्पसफुल वर्ल्ड. तो मैकेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कर दिया चारवाक ने. तो भाई इस तरह से हमने इन पॉइंट से चारवाक की संघातवाद थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया. बताओ, अब इसमें कुछ याद करने की बात है क्या? कुछ भी नहीं है. बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना आना चाहिए. बस 3-4 बार नोट्स पढ़ लो और आंसर राइटिंग कर लो, और आंसर राइटिंग के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे, वीकली टेस्ट दे देंगे, बुकलेट कर लेंगे. बस इससे ज्यादा क्या है? हो गया तुम्हारा एक टॉपिक, 10 में से एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो भाई हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना. रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड के अंदर गॉड ने संसार बनाया, इसकी तो गॉड की जरूरत नहीं, चारवाक ने ऐसे बोला, फिर हमने चारवाक को क्रिटिसाइज कर. अब चलो हम ये समझते हैं कि चारवाक ने सोल के बारे में क्या बोला, आत्मा के बारे में कैसे बात करते हैं, और कॉन्शियसनेस कैसे बनाए. तो चारवाक की जो सोल की थ्योरी है, उसमें वो बोलता है आत्मा जो है ना, आत्मा वो बॉडी है. आत्मा इज नथिंग बट द बॉडी. आत्मा जो है वो देही है. देह, देह इज इक्वल्स टू आत्मा, इसलिए इसको बोलते हैं देह आत्मावाद. याद हो गया सर? ये तो बिल्कुल, इसमें तो कुछ नहीं है. देह, बॉडी को देह बोलते हैं, आत्मा देह आत्मावाद. सोल को आत्मा बोलते हैं, देह आत्मावाद. तो चारवाक कैसे बोलते हैं? सोल इज नथिंग बट द बॉडी इटसेल्फ. सोल इज नथिंग, सोल कुछ नहीं है बट बॉडी है, बट द बॉडी इटसेल्फ. ये लो, ये स्टेटमेंट बना लोगे. क्या है इसमें? सोल इज नथिंग बट द बॉडी इटसेल्फ. फिर चारवाक से पूछेंगे, अच्छा भाई ज्ञानी आदमी ये बता, कॉन्शियसनेस कहां से आई फिर? फ्रॉम वेयर द कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम. अच्छा, फिर वो चारवाक बोलेगा ये बॉडी. अच्छा, चारवाक को ऐसे पूछे कि चारवाक ये बॉडी किससे बनी है, तो चारवाक क्या बोलेगा? बॉडी कैसे बनी है बताओ. अर्थ, जल्दी बताओ. फायर, एयर, वाटर. वेरी गुड. बॉडी इज फॉर्म बाय द अर्थ, फायर, एयर, वाटर. चारवाक कह रहे हैं जब अर्थ, फायर, एयर, वाटर एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन में मिलती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलती है, तो बॉडी इज फॉर्म. हमने कहा वाह चारवाक, बहुत बढ़िया बात है, पर फिर वो ये बता कॉन्शियसनेस कहां से आई बॉडी के अंदर. तो फिर अब चारवाक एग्जाम्पल देगा. चारवाक का एग्जाम्पल समझो. चारवाक ऐसा बोलता है कि जब पान पान खाते हो ना, तो मुंह लाल हो जाता है ना तुम्हारा. तो चारवाक ऐसे बोलता है पान जो बनता है ना, वो पान की पत्तियों से बनता है, बीटल लीव. ठीक है, उसके अंदर लाइम होता है, लाइम. नट होता है, ये नट, लाइम. ठीक है, इन सबको चूना वूना डालकर फिर पान बना. ठीक है, इनमें से कोई भी रेड कलर का नहीं है, पर फिर भी रेडनेस आ जाती है ना. इन सबको मिलाते हैं तो रेडनेस आ जाती है ना. हमने कहा चारवाक ये क्या बात हुई, क्या बोलना चाह रहे हो? अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी बच्चों की अर्थ जो है दैट इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. बताओ, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस है. फायर, अर्थ, फायर, एयर, वाटर सब अनकॉन्शियस है. जब ये लोग मिल रहे हैं, अनकॉन्शियस चीज मिल रही है,
तो एक कॉन्शियस रियलिटी कैसे बन जा रही है? जो बॉडी बन रही है वो कैसे, कॉन्शियसनेस कैसे आ जा रही है उसमें? भाई जब ये अनकॉन्शियस है तो इससे बनने वाली चीज जो है वो भी अनकॉन्शियस ही होनी चाहिए, यहाँ तो कॉन्शियसनेस आ रही है। बॉडी प्लस कॉन्शियसनेस, उसको हम सोल बोल रहे हैं ना चार्वाक के हिसाब से। सोल इज नथिंग बट बॉडी इज सेल्फ, बॉडी विद कॉन्शियसनेस इज सोल। तो ये कॉन्शियसनेस कैसे आ रही है? तो चार्वाक कहता है कि एक बात बताओ, बीटल लीव अपन ने ली, अपन ने नट लिया, अपन ने लाइम लिया, उसको जब हमने मिलाया तो उससे क्या है, उससे रेडनेस कैसे आ गया? रेडनेस इसका एक बाई प्रोडक्ट हो गया ना। ये तो रेड नहीं था, ये भी रेड नहीं था, ये भी रेड नहीं था, पर इन सबको पीसा अपन ने तो रेडनेस आ गया। पान खाया, मुंह लाल हो गया। इसी तरह से अर्थ फायर एयर वाटर को जब हम कंबाइन करेंगे तो बॉडी तो मिलेगी हमको, बॉडी तो मिलेगी, ये बॉडी अनकॉन्शियस है, पर इसके साथ साथ कॉन्शियसनेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं ना तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकल जाता है। तो कॉन्शियसनेस इज व्हाट? कॉन्शियसनेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन अर्थ फायर एयर वाटर व्हेन कंबाइंड, देन इट फॉर्म द बॉडी प्लस कॉन्शियसनेस एज ए बाई प्रोडक्ट। चार वक्त थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया इसके अंदर। हमारा लीवर जो होता है वो क्या करता है? लीवर के अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे ही आप देखोगे कि लीवर के अंदर खाना आता है ना, तो वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस वो कहता है कि भाई उसको इतना ही दिमाग है उस वक्त कि लीवर के अंदर जब खाना आता है तो खाना मिक्स होता है तो बाइल जूस सीक्रेट होता है। फ्रॉम वेयर दिस बाइल जूस कम फ्रॉम? ठीक है, बाइल जूस कैसे प्रोड्यूस? आई होप दिस इज क्लियर। तो बोलते हैं ये सब बाई प्रोडक्ट होता है। कॉन्शियसनेस एक बाई प्रोडक्ट है। अर्थ फायर एयर वाटर मिल रही है ना, तो कॉन्शियसनेस हो रही है, कॉन्शियसनेस एक बाई प्रोडक्ट है। हम बॉडी को कॉन्शियसनेस की साइड देखते हैं तो इसके अंदर ये सोल हम मान लेते हैं, और ये बाई प्रोडक्ट थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है तो बॉडी हम मर जाते हैं। ये चार वाक्य का बोलना है। अब बताओ, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? when these four elements combined in a particular proportion, then body is formed, and consciousness is also, we also get consciousness as a byproduct. अब इसको समझाने के लिए उसने ये एग्जांपल दिया, तो ये एग्जांपल लिख दो और आप इसके अंदर इस तरह से समझा दो। देखो कितना इजी है। देहात्मवाद थ्योरी भी, ये इसको क्या करना है, इसको ये करना है कि अब यहाँ पे ये बार बार ऐसे नहीं बोले। अब देखो यहाँ पे परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला था कि भगवान नहीं है। अब भगवान नहीं है तो उसके बाद इस वर्ल्ड को किसने बनाया, वो मेटाफिजिक्स हो गई। आत्मा नहीं है तो, आत्मा नहीं है तो फिर कॉन्शियसनेस का से आई, वो मेटाफिजिक्स हो गई। देह आत्मावाद इज मेटाफिजिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोल इज नथिंग बट द बॉडी इटसेल्फ, बॉडी विथ कॉन्शियसनेस इज सोल। Charvaka stated that when earth, fire, air, water combined in a definite proportion, then soul is formed. Consciousness is regarded as mere byproduct of the matter. It is produced when the element combine in a certain proportion. It is found always with the body, क्योंकि हम हमेशा इसको बॉडी के साथ देखते हैं, राइट? तो जब बॉडी के साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं कुछ और एलिमेंट इसके अंदर है, पर ये बोलते हैं कि एक बार बॉडी खत्म हो जाती है ना, बॉडी जब खत्म हो जाती है, ठीक है, तो बॉडी डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कोई मरता है बॉडी डिसइंटीग्रेट, तो सोल भी खत्म हो जाती है। बाय प्रोडक्ट है ना। आपको जैसे कोई बॉडी के अंदर किसी की डेथ होती है ना, तो बॉडी जो होती है वो क्या होती है, एकदम से डेथ होती है तो डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर, धीरे धीरे। अब बड़ी है ना चीज तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करेगी, सोल भी खत्म हो जाती है, कॉन्शियसनेस भी चली जाती है। सोल तो कुछ है ही नहीं, सोल इज बॉडी, बॉडी मरी, सोल मर गई। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो, इट इज फाउंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बॉडी एंड वेनिशेस व्हेन द बॉडी डिसइंटीग्रेट। देखो, फोर एलिमेंट्स एंड देयर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द लिविंग बॉडी। जैसे मैटर सीक्रेट्स कॉन्शियसनेस, जैसे कि लीवर जो होता है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। इसी तरह से मैटर जो होता है ना, अर्थ फायर एयर वाटर, जब कंबाइन करते हैं तो ये कॉन्शियसनेस, बॉडी तो बनाते हैं उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस फ्री में,
ले लो, कॉन्शियसनेस। द सो कॉल्ड सोल इज सिंपली कॉन्शियस लिविंग बॉडी। सोल का मतलब कॉन्शियस लिविंग बॉडी। बताओ इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? कॉन्शियस लिविंग बॉडी, जैसे कि हमने कहा सिमिलरली एज ए मिक्सचर ऑफ बीटल लीव, अरेका नट एंड लाइम produces a red color even though none of them individually possess it. Consciousness arises from the combination of an element earth, fire, air, water, even though nobody is having consciousness in it. अनकॉन्शियस से हमने कॉन्शियस चीज बना दी। आई होप दिस इज क्लियर। अब कोई नॉन लिविंग थिंग है, ये बोल रहे हैं सर नॉन लिविंग थिंग में क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग में वो बाई प्रोडक्ट नहीं बन पाया, हमेशा बाई प्रोडक्ट नहीं होता, वो ऐसी डेफिनेट कॉम्बिनेशन, जब वो बॉडी बना रहे हैं तब वो बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, ऐसे डेफिनेट कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं बॉडी बनाते वक्त कि उसके अंदर से बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। कॉम्बिनेशन अलग है, लिविंग चीज जो भी बन रही है ना उसके अंदर कॉम्बिनेशन अलग है, 50% अर्थ, 25% वाटर, इस तरह का उसके अंदर कुछ और कॉम्बिनेशन होगा, 20% अर्थ, इस तरह। तो ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर वो बॉडी प्लस कॉन्शियसनेस। और नॉन लिविंग जब बन रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ और है, अर्थ का कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ और है, फायर, एयर, वाटर, ऐसे ही बोल। अब उससे पूछे भाई ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई करने वाला होना चाहिए ना, पर वो एफिशिएंट कॉज नहीं मानता, उसको हम क्रिटिसाइज कर देते हैं, फिर मैकेनिकल थ्योरी बना रखी है तूने तो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? तो अब इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म होंगे वो स्पेस एंड टाइम के क्रिटिसिज्म इसमें भी लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ, फायर, एयर, वाटर से ही बॉडी बन रही है ना। ठीक है बच्चों, वो सारे मैकेनिकल थ्योरी है वो उसमें भी लग जाएंगे क्रिटिसिज्म। वो डाइवर्सिटी है, फिर इस तरह की बॉडी के वो सारे क्रिटिसिज्म तो इसमें आ ही जाएंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म और आएगा इसके अंदर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहले ये बताओ, सब मैकेनिकल थ्योरी है। देखो मैकेनिकल थ्योरी क्या होता है ये समझो अंजलि शर्मा, कि जिसमें कोई बस जैसे कोई मशीन है, जैसे जैसे समझो ये मशीन है, इसका काम ये है कि इसके अंदर से कोई भी स्टील का एलिमेंट जाएगा उसको ये काट देगी और वो स्टील का एलिमेंट इधर एक डब्बे में गिर जाएगा, बस यही काम है। स्टील का एलिमेंट जा रहा है, काट दिया, डब्बे में गिर गया, बस इस तरह से बहुत सारे टुकड़े हो गए, टुकड़े लेकर अपन चले। अब इसमें एक रूल सेट कर रखा है, बस उस रूल के हिसाब से चीज चल रही है। अब छोटा बड़ा करना है, इसके अंदर ज्यादा बड़ा काटना है तो फिर अपन को मशीन के अंदर रूल चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है ना, मशीन एक इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है, ये अपने हिसाब से अपने दिमाग से शेप नहीं दे सकती, उसको कुछ नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, इससे तो आप देखेंगे कि कोई पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मैकेनिकल रूल से चलने लग जाएगा। एक तरह से वर्ल्ड जो है वो एक तरह से मैकेनिकल रूल से चलने लग गया। तो मैकेनिकल होने का मतलब क्या है? मैकेनिकल मतलब यार हम को तो लगता था ये वर्ल्ड बड़ा इंटेलिजेंट वर्ल्ड है। आप सोच कर देखो, हवा बना दी, फिर आपके फेफड़े बना दिए, राइट? इस तरह से उसके अंदर से हवा आती है, फिर अंदर जाती है शरीर के अंदर, फिर सारे सेल्स के अंदर जाती है, फिर वो बाहर निकलती है। कोई कोई एक एक रूल से थोड़ी ना बना होगा ये कोई मशीन थोड़ी ना बना सकती। आपको ऐसा लीवर बना दिया, किडनी बना दी फिल्टर की तरह, ऐसे फिल्टर कभी जीवन के अंदर आप इंसान बना के बताए ऐसे फिल्टर? इंसान एक सेल तो बना नहीं पाया आज तक। ये तो बहुत ही कोई इंटेलिजेंट पर्सन ने बनाया होगा ना। तुमने तो चारवाक इसको कंसिडर ही नहीं करा, तुमने तो मैकेनिकल बोल दिया, इनका नेचर होता है इसलिए सब कंबाइन कर लेते हैं। तो ये मैकेनिकल वाला। आई होप दिस इज क्लियर। एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। डाइवर्सिटी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए यस, डाइवर्सिटी होगा तो फिर उसके लिए वो होना चाहिए एफिशिएंट कॉस्ट। और आप देखो अगर मान लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का है तो ये तो फिर कंबाइन ही हो जाएंगे सारे के सारे। इसका मतलब क्या है, कोई एफिशिएंट कॉज है। वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है ये सब, अर्थ फायर एयर वाटर से ही बना रहा है, पर वो बनाने वाला है, वो बना रहा है। अर्थ फायर एयर वाटर का नेचर नहीं है ऐसे मिलने का, नहीं तो सभी मिल जाते फिर डाइवर्सिटी नहीं होती। तो एफिशिएंट कॉज इज रिक्वायर्ड। पॉट को किस तरह की शेप देना है, कि बड़ा मटका बनाना है कि छोटा मटका बनाना है, वो पोटर डिसाइड कर रहा है। तो डाइवर्सिटी के लिए एफिशिएंट कॉस्ट चाहिए होगा। बिल्कुल सही समझे तुम।
तो ये सारे क्रिटिसिज्म तो इसमें भी आ जाएंगे ना, ध्येयात्मवाद थ्योरी के अंदर। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? बताओ, किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। अच्छा, सबको समझ में आ गया तो एक बार यस सर लिख दो। अनुज, मोनिका, श्रुति, केतन, परिया, अंजलि, मनोज, संध्या, अंजलि। अंजलि, 3 अंजलि हो गई, एक अंजलि शर्मा, एक अंजलि गोयल, और एक अंजलि और है जो कि ऑफलाइन देख रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो भाई, एक बहुत बढ़िया वाला थ्योरी आपको बताता है। सर, ये सोल की इटर्नलिटी क्यों होनी चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, जो कि आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। सर, ये कर्मा थ्योरी क्या होती है, सोल क्या होती है, इन सब के बारे में मैं आपको इसके अंदर बताऊं, राइट। मान लीजिए आप एक शादी में गए, राइट। मतलब आप, मतलब एक फंक्शन के अंदर है जिसमें फंक्शन में लोग बाग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनको 9 ग्लास सर्व करने हैं, अपन 9 ग्लास है अपने पास, वो सर्व करने हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस आदमी को ये अपन ने पूरा का पूरा प्लेट पकड़ा दिया, प्लेट पे 9 ग्लास। तो इसने एक ग्लास उठाया और प्लेट पास कर दी, ठीक है। फिर प्लेट पास कर दी, 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 फिर प्लेट। अगर मान लो बीच में प्लेट गायब हो जाए तो देयर विल बी प्रॉब्लम, फिर आगे पास नहीं कर पाएंगे वो। तो प्लेट का रहना जरूरी है, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम, ठीक है। एक बात तो समझ में आ रही है, बिना प्लेट के ग्लास कैसे पास करेंगे, ये तो ग्लास पकड़ के करना पड़ेगा, पर प्लेट के ऊपर एक ग्लास चिपके हुए हैं, ठीक है। तो एक पर्सन ऐसे उठाता है, तो बीच में प्लेट गायब हो जाए तो फिर आगे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब समझो, एक इंसान है, ठीक है। ये कोई कर्म कर रहा है बच्चों, कोई कर्म कर रहा है, right? ये बुरे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म। तो उसको बुरा फल मिलेगा, और अच्छे कर्म कर रहा है तो अच्छा फल मिलेगा, ये होता है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कर्मा थ्योरी, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग द गुड, यू आर गेटिंग द गुड, व्हेन यू आर डूइंग बैड, यू आर गेटिंग बैड रिजल्ट। जैसे तुम फल, जैसे तुम चीज डालोगे, सीड डालोगे, वैसा ही फल मिलेगा, जो बोओगे वो ही पाओगे। तो कर्मा थ्योरी क्या है, कर्मा थ्योरी ये है कि भाई जो भी तुम कर्म करोगे ना, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, ऐसा अपन बोलते हैं। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिल जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इस संसार के अंदर ऐसे मानकर चलते हैं, एथिक्स जो है ना, वो इससे ही बचे हुए हैं। एथिक्स जो है इस संसार के अंदर इससे बचे हुए हैं कि अगर हम, देखो, कर्मा थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर्मा थ्योरी किसी के दिमाग में फिक्स हो गई ना, तो वो कभी करप्शन नहीं करेगा। उसको लगता है कि अगर मैं मान लो ये करप्शन कर लूंगा ना, तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये कर्म गलत है, तो इसका फल भी मेरे को गलत ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक बार क्लास के अंदर, राइट। क्या बताया था सर? मैंने ये बताया था कि मैं एक बार क्या हुआ, एक शॉपकीपर के पास गया, है ना। मैंने कोई सामान खरीदना था, है ना, 70 रुपीज का सामान था। तो मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको 100 का नोट दिया। उसने सोचा, अरे भाई, इसने मेरे को 500 का नोट दिया, और उसने मेरे को 430 रुपए दे दिए थे। ये मेरी लाइफ की कहानी है। मैंने उन 430 रुपए को उठाया और धीरे से जेब में रख लिया और निकल गया। मैंने कहा यार, बेवकूफ बना दिया उसको। उसको 100 रुपए दिए थे और मेरे को क्या है, मेरे को 430 रुपए मिल गए, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो गया। जेब में रख के चला गया। 2-3 दिन बाद मैंने वापस वो पैसे देखे तो वो पैसे खो गए, और उसके साथ जो और पैसे थे वो भी खो गए। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार, मैंने गलत करा, क्योंकि मैंने डिसऑनेस्टी दिखाई ना, तो 430 रुपए तो खो गए, उसके अलावा जो पैसे थे वो भी खो गए मेरे। मैंने गलत कर्म कराना, तो मेरे को गलत रिजल्ट मिल गया। देखो, मेरे को पनिशमेंट मिल गया, मैं ऐसे सोचने लग जाऊंगा। अब सोच के देखो,
अगर मेरे दिमाग में ये बात फिट बैठ गई, तो अगली बार जब मैं उस शॉपकीपर के पास जाऊंगा और जब उसको 100 रुपए दूंगा, और वो अगर मान लो गलती से अगली बार 430 रुपए देता है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ दूंगा, भाई तेरे 430 रुपए तू रख ले। 100 का नोट दिया तो तू है ना हमेशा ऐसे ही करता है, तू मेरे को 430 रुपए की जगह 30 रुपए दे दे, ये ले पकड़ तेरे 400 रुपए। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई है अच्छे से, कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा ना तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करूंगा बुरा फल मिलेगा। और ये होगा भी ना, देखो इतना बड़ा संसार बना दिया है, तो उसमें कोई ये रूल नहीं डालेगा कि कोई अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलेगा। ये भगवान भूल जाएगा क्या ये रूल डालना? इतना सा आइलैंड, छोटू सा आइलैंड कंट्री, उसमें भी ये होता है ना, ये रूल होता है कि भाई अच्छे काम के लिए अच्छा रिवार्ड मिलेगा, बुरे काम के लिए। तो इतना बड़ा वर्ल्ड बनाया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो ये फॉर्मूला डाला होगा ना। समझ में आ रहा है? अगर आप अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, बट सर आपकी बात ठीक है सर, डाला होगा। पर सर हम हमारे कॉलोनी में एक आदमी रहता है सर, वो आदमी है ना, इतना खराब आदमी है ना, सारे के सारे जो बुरे काम है उसने करे हैं। सर उसने मर्डर करा हुआ है, सर उसने रेप करा हुआ है, सर वो इतना बड़ा गुंडा है ना, क्या बताएं आपको। पर सर ये रहता तो बड़ी मस्ती से है। इसको तो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा इसको तो ऐशो आराम की जिंदगी है, कुछ भी कर सकता है, पूरा सिस्टम मिला सकता है। सर इसके साथ इसको तो कभी दुख हमने देखा नहीं, दुखी। ये तो बुरे काम कर रहा है सर, पर इसको तो बुरे रिजल्ट नहीं मिल रहे सर। ये सारे रूल क्या हमारे लिए बनाए हैं भगवान ने? इसके लिए क्यों नहीं बनाए? गुंडा आदमी है, इसको तो मर जाना चाहिए था कर्मा थ्योरी के हिसाब से। अब फिर ये चीज को हटाने के लिए ना हम ऐसे बोलते हैं, पता है क्या होगा? अभी इसके कर्म जो है ना, वो अगले जन्म में इसको भगवान इसकी सजा देगा। अगले जन्म में इसको क्या करेगा? एक पैर और एक हाथ ही देगा अगले जन्म में। हम ऐसे बोल देते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, फिर तुम सेटिस्फाई हो? हाँ सर, अगले जन्म में इसके साथ ऐसा हो। अभी तो हो सकता है पिछले जन्म में इसने जो काम करे हैं अच्छे काम, उसका फल मिल रहा हो। अब जो अब काम कर रहा है वो इसको अगले जन्म में मिलेगा, रीबर्थ। आई होप दिस इज क्लियर। तो कर्मा थ्योरी बच गई ना, कर्मा थ्योरी वायलेट नहीं हुई। अब आप कहेंगे सर अगले जन्म में इसके कर्म पहुंचेंगे कैसे? जैसे कि वो गिलास पहुंचे थे। समझ में आ रहा है? तुम सोच रहे हो कि सर ने वो स्टोरी क्यों बताई थी, अभी तक वो तो आई नहीं। देखो, अब समझो। ये एक इंसान है, इसके अंदर एक चीज है दैट इज नोन एज सोल। ठीक है, ये सोल के ऊपर है ना आपके कर्म चिपक जाते हैं, कर्म पुद्गल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जैन फिलोसफी में, कर्म चिपक जाते हैं। अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी चिपक गए, बुरे कर्म कर रहे हो वो भी चिपक गए, और उसके कर्म के फल मिलते जाते हैं। कर्म का फल मिल रहा है। अब पूरे कर्म के फल इस संसार में नहीं मिले, तो फिर क्या होना पड़ेगा? रीबर्थ, जन्म लेना पड़ेगा, वापस दूसरा जन्म होगा। और दूसरे जन्म में ये सोल, मान लो इस सोल को, अब ऐसा था इसके ऊपर कर्म चिपक रहे थे, ठीक है, कुछ कर्मों के फल तो यहां पर मिल गए, तो सोल ऐसी रह गई, मान लो इतने ही कर्म बचे अब इसके। पर अब ये बच गए कर्म, तो इसके लिए रीबर्थ होना पड़ेगा, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। अब जन्म लेना पड़ेगा, अगर मान लो ये सोल यहीं खत्म हो जाती है तो देयर विल बी प्रॉब्लम और नॉट? ये सोल तो फिर ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी, जैसे वो जो प्लेट थी वहीं गायब हो जाती है, तो ग्लास आगे पास ही नहीं हो पाएंगे। ग्लास इज जस्ट लाइक कर्म, प्लेट इज जस्ट लाइक सोल। तो इस सोल को इटर्नल होना पड़ेगा ना अगले जन्म में जाने के लिए। ये सोल अगर बॉडी के साथ ही वैनिश हो जाएगी, तो फिर कर्म कैसे ट्रांसफर होंगे? आर यू गेटिंग दिस? तो कर्मा थ्योरी को बचाने के लिए सोल का इटर्नल होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो तुम कहोगे सर काहे की कर्मा थ्योरी, आपको ये जो इसी जन्म में अगर सब कुछ मिलना है तो इसको तो मिल ही नहीं रहा सर, इसको तो दुख मिल ही नहीं रहा। तो इटर्नलिटी ऑफ सोल, जैसे अगर वो प्लेट है, प्लेट के साथ साथ गिलास आगे चले गए, वैसे सोल के साथ साथ, क्योंकि सोल इटर्नल है, तो अगली बॉडी के अंदर ऐसी कैसी सोल चल जाएगी। अब ये बॉडी के अंदर ऐसी कैसी सोल आ गई, ये वाली देखो, ये वाली, इसके अंदर वो कर्म है जो कि बचे हुए थे।
इनको आगे हम पढ़ेंगे, संचित कर्म क्या होता है, संचिमान कर्म क्या होता है, ठीक है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। पर अभी ये समझो, अभी सिर्फ वो बातें बता रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ पर इस तरह से होगा। सर जो लोग एथिस्ट होते हैं वो लोग गॉड सोल और, हाँ, अगर वो अपने कर्म गलत कर रहे हैं तो कर्मा थ्योरी बोलती है उनको फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में क्यों नहीं मिल पाया सर? क्योंकि पिछले जन्म के कुछ अच्छे काम भी तो होंगे, उनके फल पहले मिलेंगे ना, वो मिल रहे हैं उनको। एक बार वो कंप्लीट हो गए, वो कंप्लीट हो गए इतने में तो मर ही गया सर ये, तो फिर अगले जन्म में ऐसी कैसी सोल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। फिर इस ये वाले पहले मिलेंगे, फिर और कर्म अटैच होते रहेंगे, फिर अगली बॉडी के अंदर एक और सोल ट्रांसफर हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये थ्योरी है ना, ऐसा होता है नहीं होता है ये हमको नहीं सोचना, थ्योरी इस तरह से बोलती है। इसी तरह से कर्मा थ्योरी इस तरह से ही बच सकती है भाई। कर्मा थ्योरी के लिए इटर्नलिटी ऑफ सोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोल इटर्नल नहीं होगी तो कर्मा थ्योरी नहीं बच पाएगी, क्योंकि फिर ये जो कर्म होंगे वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। आपसे कोई पूछे कर्मा थ्योरी के लिए सोल की इटर्नलिटी क्यों जरूरी है तो आप समझा देंगे? एनीबडी हैज एनी डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन कि नहीं है अगर डाउट, जिससे मेरे को पता चल जाए। ऑनलाइन पढ़ाने में इंटरेक्शन करना बहुत, देखो ऑनलाइन के अंदर ज्यादा इंटरेक्शन कर पा रहे हो तुम, समझ रहे हो? बहुत अच्छा मौका है, जैसे तुम क्वेश्चन पूछ पा रहे हो। अनुज क्लास में बैठा होता है, एक क्वेश्चन नहीं पूछता ऑफलाइन क्लास में, यहाँ तो पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन से मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ तुमसे, कॉपी चेक कर रहे हैं अपन, कॉपी भेज रहे हैं तुमको। ये सब माइंड का गेम है कि ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं होता है। आराम से हो सकता है भाई। फोन पे अपन कितनी बात कर लेते हैं, सब बच्चों को बात करके, फोन पे बात करके मैं डाउट क्लियर करता हूँ ना, वैसे डाउट तुम पूछ नहीं सकते सामने से। क्लास में पूछने में कितना कितना दम लगाना पड़ता है, जब जाके क्लास में से कुछ बात तुम्हारे मुंह से निकलती है। इतने सारे लोग बैठे होते हैं ना, तो कैसे बोले ऐसे, अब तो बोलो आराम से, कोई किसी को नहीं देख रहा, बहुत क्लियर हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन जो है, फिर ऑनलाइन कई लोगों के दिमाग में, वेस्ट में तो ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रही है, वहां तो फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल खत्म ही हो गई एक तरह से, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि अगर चारवाक, अब देखो आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ, अगर चारवाक कहता है कि भैया मैं सोल को नहीं मानता हूं, इटर्नल सोल को नहीं मानता हूं, तो चारवाक इसका मतलब कर्मा थ्योरी को भी रिफ्यूट कर रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो क्रिटिसिज्म हम देहात्मावाद का ये लिख सकते हैं ना, देहात्मावाद का क्रिटिसिज्म देखो अब, नॉन इटर्निटी ऑफ सोल लीड्स टू रिफ्यूटेशन ऑफ कर्मा थ्योरी विच मेक दिस थ्योरी अनएथिकल। मतलब देहात्मावाद की थ्योरी जो होती है वो अनएथिकल थ्योरी हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट कि सर ये अर्थ जो है, फायर जो है, एयर जो है और वाटर जो है, ये तो सर अनकॉन्शियस है, कोई अनकॉन्शियस चीज कॉन्शियसनेस कैसे जनरेट कर सकती है? ठीक है, ये जो मार्कर है ये कॉन्शियसनेस जनरेट कर सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये तो अनसाइंटिफिक हो गया कि अनकॉन्शियस चीजें जो होती है वो कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट कर रही है सर? इसमें तो चार्वाक गलत बोल रहा है। बाय प्रोडक्ट जो आ रहा है वो भी तो कॉन्शियस कैसे आ रहा है? फिर वो भी अनकॉन्शियस आता तो कुछ समझ में आ जाता, वो कॉन्शियस कैसे आ रहा है ये तो चार्वाक ने बताया नहीं। चार्वाक तो पान का पत्ता लेकर बैठ जाता है। तो इट इज वेरी साइंटिफिक थिंग कि अगर जब कॉन्शियस चीजें जो आपस में मिलेगी तो कॉन्शियस चीज बनेगी, अनकॉन्शियस चीज मिलेगी तो अनकॉन्शियस मिलेगी, तो फिर ये कॉन्शियसनेस कहां से आ रही है? तो इसका मतलब तो अनसाइंटिफिक हो गया चार्वाक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कॉन्शियसनेस इज डेराइव फ्रॉम द अनकॉन्शियस रियलिटी लाइक अर्थ फायर एयर वाटर, देयरफॉर इट इज अनसाइंटिफिक थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर। So one doubt. हाँ मनोज।
तो कर्मा थ्योरी मतलब who gave the karma theory and why we are taking it as a point that karma theory refutes कर्मा थ्योरी अगर आपको एथिकल डायमेंशन समझना होगा ना कि एथिक्स, सोसाइटी के अंदर एथिक्स लाने होंगे तो कर्मा थ्योरी को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में फिर एथिक्स नहीं रहेंगे। तो कर्मा थ्योरी जो होता है ना, एक मेटाफिजिकल थ्योरी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक थ्योरी है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, पर कर्मा थ्योरी इज नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड, बट इट इज ए मेटाफिजिकल थ्योरी। इन फिलोसफी जब भी हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं तो इस थ्योरी जो होता है कर्मा थ्योरी को अगर कोई रिफ्यूट कर रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कर्मा थ्योरी इज समथिंग कि जो आप अगर अच्छा करोगे तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। दिस इज एथिकल थ्योरी। ये संसार के अंदर वैसे तो दिखने में तो नहीं है, पर एक मेटाफिजिकल थ्योरी है, हो सकता है आगे जाके प्रूव हो जाए, बन जाए कुछ, ठीक है, बट एक मेटाफिजिकल थ्योरी है ये। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको कोई भी फिलोसफर क्रिटिसाइज करेगा, जब बुद्धा भी बोलते हैं कि सोल इज नॉट परमानेंट, है ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सोल इज नॉट, तो उनके ऊपर भी होता है कि भाई एथिक्स फिर कैसे, पर वो फिर एथिक्स को बचाएंगे, वो फिर कर्मा थ्योरी को बचाएंगे, उनका एक अलग अपनी तरीके से इनोवेशन। वो बुद्धा जब आप पढ़ोगे ना तो बुद्धा का भी तो ये थॉट है, ये बोल रहा है सोल इटर्नल नहीं है, बुद्धा बोल रहे हैं सोल परमानेंट नहीं है। पर बुद्धा जो है कर्मा थ्योरी को रिफ्यूट नहीं करेंगे। चारवाक को कर्म से, कर्मा थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं। चारवाक बोल रहा है काहे की कर्मा थ्योरी, कौन सी कर्मा थ्योरी, ठीक है। तो जो भी फिलोसफर कर्मा थ्योरी को रिफ्यूट करेगा ना उसको हमको क्रिटिसिज्म में डालना पड़ेगा, बिकॉज हमको एथिकल सिस्टम जो है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज, इज दिस क्लियर? yes sir clear. ठीक है। अब देखो एक और चीज, कॉन्शियसनेस जब अर्थ फायर एयर वाटर बन रहा है, ठीक है, और इससे इसके कंबाइन होने से बॉडी जब बनती है ना, जब भी बॉडी बनती है तो कॉन्शियसनेस आती है, ये अपन बोलते हैं। जब भी बॉडी बन रही है तो कॉन्शियसनेस आ रही है, तो बॉडी तो फिर एनिमल की भी बन रही है, पर यहाँ पे कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, रेशनलिटी, रेशनल कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनके अंदर रेशनलिटी नहीं होती जितनी इंसान में होती है। हम तो हायर फॉर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस अलग, एनिमल की कॉन्शियसनेस अलग, कैसे? रिएक्शन तो एक ही है, अर्थ फायर एयर वाटर प्लस बॉडी इज गिविंग यू बॉडी, तो बॉडी के साथ साथ कॉन्शियसनेस सेम होनी चाहिए थी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनिमल के अंदर भी लिविंग बॉडी होती है, बट उनके अंदर रेशनल कॉन्शियसनेस नहीं होती, रेशनलिटी नहीं होती, कॉन्शियसनेस उनकी थोड़ी कम होती है। ऐसा कैसे हो गया फिर चार बार? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्रिटिसिज्म इसके अंदर आ जाएंगे, अलग से क्रिटिसिज्म, जो संघातवाद वाले क्रिटिसिज्म थे वो सारे तो आएंगे इसके अंदर, और इसके साथ साथ कौन से क्रिटिसिज्म आ जाएंगे, ये ऐड और हो जाएगा। हाँ, अगर चारवाक के हिसाब से तो सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर सेम इंटेलेक्चुअलिटी होती, सेम कॉन्शियसनेस होती, पर नहीं है कॉन्शियसनेस तो सेम। समझ में आ रहा है? ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, एनिमल के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, राइट। एनिमल और ह्यूमन बीइंग, अगर मान लो ह्यूमन बीइंग के अंदर सबके अंदर सेम कॉन्शियसनेस भी मान ले अपन, क्या ठीक है, सोल सबका सेम ही होता होगा, पर डिपेंडिंग अपॉन कर्म सोल तो सेम ही होता है, सोल इज वन इटर्नल परमानेंट, पर डिपेंडिंग ऑन कर्म क्या हो जाता है, सोल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ऐसे सोल तो सेम ही है ना, वो प्लेट तो सेम ही है, ग्लास कितने रखे हैं दैट डजंट मैटर। पर एनिमल के अंदर तो कम होती है ना, इसके अंदर तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसके अंदर क्या, इसके अंदर कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। कॉन्शियसनेस मतलब रेशनल कॉन्शियसनेस, रेशनलिटी वाली। हमारे यहाँ पे रेशनलिटी ज्यादा है, तभी तो हम ह्यूमन। तो ऐसे तो इवॉल्व जो हुए हैं, फॉर्म जो इवॉल्व हो रही है उसके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, बॉडी सेम है, बॉडी बन रही है, बॉडी एनिमल की भी बन रही है, हमारी बन रही है, पर कॉन्शियसनेस के अंदर, रेशनल कॉन्शियसनेस किसके अंदर ज्यादा है, इंसान के अंदर ज्यादा है। ये पॉइंट आपको इस तरह से लिखना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो हर लिविंग बॉडी जो है उसके साथ अलग अलग होगी, एनिमल की कॉन्शियसनेस अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से चारवाक ने क्या करा, इन सब चीजों को इस तरह से क्रिटिसाइज करा। एनिमल आल्सो प्रोड्यूस
आल्सो possess द लिविंग बॉडी बट नॉट रेशनल कॉन्शियसनेस, ये अपन को इस तरह से बताना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। तो अभी तक अपन क्या पढ़ लिए आज की क्लास में? आज की क्लास में हम पहले से चारवाक को थोड़ा समझे, थोड़ा चारवाक को समझे तो चारवाक के बारे में थोड़ा और पता चला कि चारवाक ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसे पागलों की तरह परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ऐसा पार्शियली क्यों बोल रहा है, फिर इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है तभी भी ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर हमने सोचा कि अरे चारवाक तो ऐसे सोचा है कि सर सोसाइटी में डॉगमा सुपरस्टिशन, ठीक है, ये सब चीजें ना हो, तो चारवाक का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, चलो ठीक है सर। फिर चारवाक ने क्या कहा? चारवाक ने मेटाफिजिक्स अपनी बताई, और मेटाफिजिक्स के अंदर चारवाक ने कहा कि भाई देखो, एक तो देहात्मवाद वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक संगातवाद वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, एक कर्मा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, देहात्मवाद से रिलेटेड कर्मा थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट बता दे, डिफ्यूटेशन ऑफ कर्मा थ्योरी। तो हमने कहा चारवाक चल ठीक है, पहले संगातवाद बता दे। तो चारवाक ने बोला गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, अर्थ फायर एयर वाटर व्हेन कंबाइंड इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन देन द वर्ल्ड इज फॉर्म, देयर इज नो efficient cause. Earth, fire, air, water has a particular nature of combination. So they, whenever they come close, they combine together. That's why it is known as संगातवाद, नेचुरलिज्म, स्वभाववाद। हमने कहा चारवाक भाई स्पेस एंड टाइम कहां गया? वेयर इज स्पेस एंड टाइम? स्पेस एंड टाइम को तो तू भूल गया, और स्पेस एंड टाइम हर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, डिसोल्यूशन और क्रिएशन के लिए स्पेस एंड टाइम इज रिक्वायर्ड। तो तेरी थ्योरी जो है ना वो अनसाइंटिफिक थ्योरी हो गई। चारवाक एफिशिएंट कॉज कहां गया तेरा? एफिशिएंट कॉज नहीं है, तो तेरी थ्योरी जो है मैकेनिकल थ्योरी हो गई। कोई पर्पसफुल एफिशिएंट कॉज तो होना चाहिए, इतना बड़ा वर्ल्ड बना हुआ है। चारवाक एक बात बता, तूने कहा कि इनका नेचर होता है एलिमेंट का कम, तो इतनी डाइवर्सिटी कैसे दिख रही है? फिर तो सब चिपक जाते हैं आपस के अंदर, समझ में आ रहा है? तो हमने ये क्रिटिसिज्म इस तरह से चारवाक का यहाँ पर कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो देखो, वाई चारवाका नॉट कंसिडर आकाश एंड स्पेस। अब ये आपको एक चीज पता है, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहा था, इसलिए उसने आकाश और स्पेस को नहीं माना। पर इसके आगे जब हम न्याय फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, तब हम ये इसके बारे में बात करेंगे, स्पेस के बारे में। न्याय फिलॉसफी अर्थ को भी मानती है, फायर को भी मानती है, एयर को भी मानती है, वाटर को भी मानती है, और स्पेस को भी मानती है। इसकी थ्योरी ऑफ ऑटोमिज्म जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम इस स्पेस को समझेंगे, तब हम थोड़े से और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस को नहीं माना था, एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके साथ फिर न्याय फिलॉसफी के पॉइंट्स भी अपन को लिखने पड़े। अब बताओ, एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है ना? अब समझो, Charvaka believed that perception is only valid source of knowledge, and he refuted other source of knowledge like inference, comparison, and testimony. In refutation of inference, he refuted nervous system of the inference, that is Vyapti. He said that Vyapti is not universal, compulsory, necessary, natural, one-to-one relation. In this, he showed that there are various fallacies in the Vyapti concept. और उसने बोला सबसे पहले fallacy of generalization, फिर fallacy of circle, ठीक है। फेलिसी ऑफ जनरलाइजेशन से यूनिवर्सल कंपलसरी नेसेसरीनेस हटा दी, फेलिसी ऑफ सर्किल से नेचुरल रिलेशन हटा दिया। फिर उसने बोला और भी फेलिसी इसके अंदर, फेलिसी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फेलिसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट स्पेसिफिक रिलेशन बिकॉज आइदर वी कैन सी द स्मोक और फायर, वी कैन नॉट सी द रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोक एंड फायर। जब रिलेशन ही नहीं है तो स्पेसिफिक रिलेशन कैसा? ये हो गया इन्फ्रेंस का रिफ्यूटेशन। फिर हमने कहा चारवाक एक बात बता, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये खुद एक इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस को तू काट रहा है, ये खुद एक इन्फ्रेंस है कि इन्फ्रेंस इज नॉट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। चारवाक एक बात बता डेली लाइफ में कैसे जिएगा फिर इन्फ्रेंस ही नहीं रहेगा तो? चारवाक एक बात बता कि कभी कभार परसेप्शन हमको डिसीव कर देता है, जैसे कि मिराज वाला एग्जांपल। ये हो गया आपका रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फ्रेंस कंप्लीट। फिर चारवाक कहेगा टेस्टिमनी इज नथिंग बट द परसेप्शन ओनली, बिकॉज इसके अंदर ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी रखते हैं। ऑडिबिलिटी ईयर से होता है, विजिबिलिटी आंख से होता है, सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है। तो हमने कहा चारवाक फिर टेस्टिमनी के अंदर जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वो तो नहीं है ना परसेप्शन के अंदर, परसेप्शन में तो जो देख लिया वो मान लिया, पर टेस्टिमनी में ट्रस्ट वर्दीनेस इज रिक्वायर्ड, तभी जाकर नॉलेज होगी। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। फिर चारवाक कहता है कंपैरिजन इज नथिंग बट द परसेप्शन ओनली। दो स्पेस दो टाइम के अंदर हमने क्या करा? हमने एक तरह से परसेप्शन कर लिया, दैट इज कंपैरिजन।
हमने बोला नहीं नहीं भाई, मेंटल कंपैरिजन भी तो हमने करा, कंपैरेटिव नॉलेज नहीं होती तो कहां से नॉलेज गेन हो जाती? तो दैट इज डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। हो गया एपिस्टेमोलॉजी खत्म। फिर आया मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के अंदर चारवाक ने कहा संघातवाद, अर्थ फायर एयर वाटर व्हेन कंबाइन इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन देन द वर्ल्ड इज फॉर्म, देयर इज नो क्रिएटर गॉड, देयर इज नो एफिशिएंट कॉज रिक्वायरमेंट। इनका नेचर होता है नेचुरलिज्म, स्वभाववाद, ये खत्म हो गया। फिर इसके क्रिटिसिज्म अपन ने देख लिए। फिर देहात्मवाद, इसके क्रिटिसिज्म अपन ने देख लिए। देहात्मवाद में क्या, अर्थ फायर एयर वाटर व्हेन कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन देन बॉडी इज फॉर्म, और कॉन्शियसनेस इज द बाय प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटल लीव जो है, ठीक है, नट जो है, लाइम जो है, वो जब कंबाइन करते हैं तो रेडनेस आती है ना, इंडिविजुअल कोई भी रेड नहीं है। इसी तरह से ये अनकॉन्शियस है, ये कंबाइन करते हैं तो कॉन्शियसनेस आ जाती है। फिर हमने इसको रिफ्यूट कर दिया देहात्मवाद को, सेम पॉइंट से, संघातवाद के पॉइंट से, क्योंकि अर्थ फायर एयर वाटर मिलकर ही तो बॉडी बना रही है। फिर हम चारवाक को बोला भाई कर्मा थ्योरी रिफ्यूट हो गई, इटर्नल सोल इज रिक्वायर्ड, खत्म काम, चारवाक खत्म। कितना टाइम लगा? 5 मिनट। बस अब तुमको डेफिनेशन याद करनी है, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ सर्किल, कॉन्सेप्ट तो सारा इसमें से आना है। आई होप दिस इज क्लियर। फिलोसफी इज टू इजी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम है ना घबरा जाते हैं फिलोसफी, और बाप रे पता नहीं क्या ही पढ़ेंगे इसके अंदर। फिलोसफी, सर फिलोसफी दर्शन शास्त्र नहीं लेना सर। किसी से पूछा भाई फिलोसफी लेने क्या, नहीं फिलोसफी मत ले लेना, नहीं लेना, फिर नहीं लेना, नहीं, क्योंकि उसने भी फिलोसफी तो पढ़ी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब फिलोसफी लेोगे नहीं तो सिलेक्शन कम होंगे, फिलोसफी में सिलेक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, चारवाक के एथिक्स क्या है। क्या बात कर रहे हो सर, चारवाक, अच्छा एक एक वर्ड और होता है पॉजिटिविज्म। ये क्या होता है? एक वेस्टर्न फिलोसफी होती है। वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर पॉजिटिविज्म होता है, ठीक है, पॉजिटिविज्म, है ना। ये जो होती है वेस्ट फिलोसफी पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे, पर इसका मतलब वही होता है जो चारवाक का मतलब होता है। देखो इसका मतलब अगर शॉर्ट में जाने, क्योंकि इसका पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो पूरे जो पॉजिटिविस्ट है ना उनको हम पढ़ेंगे, इसमें भी फिलोसफर्स होते हैं। तो अभी देख लो, पॉजिटिविज्म एक फिलोसफिकल थ्योरी होती है जिसके अंदर नॉलेज इज ओनली डेराइव फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस, जो कि एम्प्रेसिज्म, ठीक है। ये एम्प्रेसिज्म क्या होता है ये बताएंगे, जब एम्प्रेसिज्म पढ़ेंगे, रेशनलिज्म पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव फिलोसफर्स पढ़ेंगे, इस तरह से अपन इसके अंदर देखेंगे। एंड वेरीफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल मैथमेटिकल प्रूफ, जो लॉजिकल और ऑब्जर्वेशन से हो रहा है ना उसको ही नॉलेज मानेंगे अपन। मेटाफिजिकल एंड सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशंस आर टू बी रिजेक्टेड एज मीनिंगलेस, जो कि चारवाक भी करते हैं, ठीक है। फिर एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन द मटेरियल रियलिटी एंड ऑब्जर्वेबल फैक्ट, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं होगा। तो चारवाक एक पॉजिटिविस्ट फिलोसफर है, ये समझ जाओगे आप, चारवाक एक पॉजिटिविस्ट फिलोसफर है। अगर ऐसा रहेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, चारवाक का परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, और ये पूरा का पूरा चारवाक लिख देना उसके अंदर, मतलब ऊपर ऊपर से। देखो उसने इन्फ्रेंस को रिफ्यूज कर दिया, कंपैरिजन को रिफ्यूज कर दिया, टाइप, फिर उसने गॉड को रिफ्यूज करा, उसके अंदर उसने कहा कि गॉड, सोल को रिफ्यूट करा, सोल के अंदर उसने कहा देहात्मवाद, उसने कहा गॉड इज नॉट क्रिएटर, इससे रिफ्यूट करा, गॉड इज नॉट सस्टेनर ऑफ एथिक्स, बिकॉज एथिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि सोल जो है वो क्या हो जाता है, सोल एक तरह से इज नॉट इटर्नल। Sir, हाँ मनोज। sir, in this it is mentioned verified through logical proof, but हम्म, चारवाक तो लॉजिकल बिलीव ही नहीं करता, he हाँ, just whatever sees or what experience only हाँ, based on तो that, he is not तो using चारवाक logics. दिस इज द लॉजिकल थिंग। चारवाक कैसे बोलता है यही लॉजिकल है, जो नहीं दिख रहा उसको कैसे माने, सेंसरी एक्सपीरियंस से करे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये है ना वेस्टर्न डायमेंशन है, तो पॉजिटिविज्म का मतलब कोई 100% वैसा नहीं है जो कि सेंस, उसके अंदर कुछ और भी चीज है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना उसकी नॉलेज के ऊपर वेस्ट फिलोसफी उसको उसको ढूंढ रही है, ये कहाँ से आई, मैथमेटिक्स की नॉलेज, राइट। वेस्ट फिलोसफी जब आप पढ़ोगे ना, वेस्टर्न फिलोसफी, तो उसके अंदर ये वर्ड और हो जाते हैं, पर अगर ओवरऑल देखें तो इट इज जस्ट लाइक द चारवाक। ये तो उनका खुद का एक तरह से ये है, लॉजिकल मैथमेटिकल प्रूफ जो है ना उनका खुद का एक तरह से, पॉजिटिविज्म का वेस्टर्न थॉट है ना, तो उसका खुद का एक तरह से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। So it is चारवाक plus logical plus mathematical proof. नहीं This is नहीं addition to नहीं चारवाक. नहीं। आप देखोगे तो चारवाक कहेगा कि भाई लॉजिक ही है, मेरी बात में भी चारवाक ऐसे थोड़ा ना बोलेगा आई एम इलॉजिकल।
ठीक है। मैथमेटिकल प्रूफ जो है ना, उसको तुम कह सकते हो हाँ भाई वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर मैथमेटिकल प्रूफ भी आता है, पॉजिटिविज्म के अंदर देखो। पर अगर आपसे ऐसे पूछे चारवाक एक पॉजिटिविस्ट फिलोसफर है, तो हाँ भाई है। उसमें फिर ऐसे नहीं कहोगे सर मैथमेटिकल प्रूफ, वो उनका डायरेक्शन है सोचने का। जब तुम उसको पढ़ोगे ना, जब तुमको समझ में आएगा, वो भी मेटाफिजिक्स को हटा रहे हैं, वो भी गॉड को हटाएंगे, वो भी ये फालतू की चीजें नहीं। तो बोलते हैं कि मैथ्स को ही हम अल्टीमेट नॉलेज मानेंगे, ऐसे वो मान लेता है। जो मैथमेटिक्स में ना 2+2=4, वही हम मानेंगे, या फिर जो हमको दिख रहा होगा वो हम मानेंगे। एक ऐसी ब्रांच है पॉजिटिविस्ट। मनोज, ठीक है, चलो अब हम एथिक्स ऑफ चारवाक बोलते हैं। अब चारवाक का आप समझ गए, चारवाक आत्मा को भी नहीं मान रहा सर, चारवाक कर्मा को भी नहीं मान रहा, ठीक है, चारवाक भगवान को भी नहीं मान रहा। तो सर इसके क्या ही एथिक्स होंगे चारवाक? एथिक्स मतलब चारवाक क्या सोसाइटी को दे रहा है, और यहां से अपन चारवाक को हमेशा, चारवाक को क्रिटिसाइज करना है आपको लास्ट के अंदर जाकर, बिकॉज ऑफ दिस थिंग बताएंगे अभी। चाहे क्वेश्चन में एक्सप्लेन पूछा हो, डिस्कस पूछा हो, इलस्ट्रेट पूछा हो, चारवाक को कंक्लूजन के अंदर हमेशा क्रिटिसाइज ही करना है। दिस इज व्हाट द आंसर राइटिंग इज। देखो आंसर राइटिंग जो होता है ना फिलोसफी में अलग है, किस फिलोसफर को कितना कैसे कब क्रिटिसाइज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल है, वो मैं आपको बताऊंगा। एथिक्स ऑफ चारवाक क्या है? चारवाक पता है कैसे बोलता है? चारवाक कैसे बोलेगा? यावत जीवत, बहुत मस्ती से बोल रहा है, यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से क्यों, सुख से जियो। सर पैसा होना चाहिए, सुख से पैसा, अरे कोई टेंशन नहीं है। ऋणम कृत्वा, ऋणम, ऋणम मतलब क्या होता है? ऋण, ऋण लेना, ऋण मतलब लोन लेना। ऋणम कृत्वा, लोन लेकर, घी पियो, घृतम पीवत, घी पियो मतलब लग्जीरियस लाइफ, घृतम पीवत, यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, मस्ती से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, ऋण करते हुए घी पियो आराम से। जैसे चारवा कैसे बोलेगा कि भाई तू हमेशा ना मस्ती से रहा कर, खूब पैसे उड़ा, खूब अपनी लाइफ को एंजॉय कर, खूब कार खरीद, खूब बाइक खरीद, खूब खा, अच्छे से मस्ती से खा, यही स्वर्ग है, यहीं पर है। बॉडी खत्म ना तो सब खत्म, बॉडी के बाद कुछ नहीं है। तेरे को लगता हो कि भैया बॉडी से मेरे को, नहीं नहीं, बॉडी खत्म सब खत्म। समझ में आ रहा है? तो तू क्या कर रहा है? तू जी रहा है ना इस संसार के अंदर, तो तू मस्ती से जी। बोलो यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अभी बता देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस वन, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक लाइन ही तो याद करनी। यावत, दो बार बोलोगे यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा गतम पिबत, बताएंगे अभी कैसे लिखना है इसको। जब तक जियो सुख से जियो, नहीं आता है तो ईट ड्रिंक और मैरी लिख दो, ये भी एक ही बात है। ईट ड्रिंक है, में खाओ पियो मजे करो, ऐसा ना गाना, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, है ना? कल किसने देखा है? तो वो चारवाक की फिलोसफी है, खाओ पियो ऐश करो, जब तक जियो सुख से जियो। अरे यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, एक काम कर तू, एक काम कर, अपने कपड़े वपड़े फाड़ ले। बोले फाड़ लिए। अब जाके अपने दोस्त के पास बोले यार बहुत गरीब हो रहा हूँ, बहुत हालत खराब हो रखी है भाई, खाने के पैसे नहीं है, कुछ पैसा दे दे भाई। वो तेरे को पैसे दे देगा, उससे मजे कर ले, क्लब जाकर आ जा। बोले ठीक है सर क्लब जाऊंगा। फिर अगली बार वापस कपड़े फाड़ ले। अब उसके पास मत जाना, नहीं तो वो तेरे से दूसरे के पास चल जा, लोन ले ले, बैंक से लोन ले ले, और फिर पैसे मत दे। विजय माल्या क्या है? चारवाक ही तो है, मॉडर्न चारवाक। वो ये तो कह रहा है यावत जीवत सुखम जीवत, पैसा कहां से आएगा? ऋणम कृत्वा घृतम पे, लोन ले लो और फिर उसके बाद पैसा मत दो, एनपीए कर दो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। विजय माल्या भाई अपना चारवाक को ज्यादा सीरियसली पढ़ लिए। एथिक्स, अरे भाड़ में गया एथिक्स। सोसाइटी, सोसाइटी गई भाड़ में। जब जीना ही नहीं है, जब कर्मीन कर, अभी जीना है तो अभी मस्ती से जी ले बस। कौन सी आत्मा, कौन सा कुछ, कोई का आत्मा कोई ट्रांसफर थोड़ी ना, रीबर्थ थोड़ी ना हो रहा है, यही लाइफ है। ईट ड्रिंक एंड मैरी। क्या सर ये क्या बोल रहे हो? यही तो बोल रहा है चार बार। अब मान लो ऐसे थॉट को आप सपोर्ट कर दोगे एग्जाम के अंदर, देहात्मवाद को बिना क्रिटिसिज्म करे आप रख दोगे, तो आप मतलब
अल्टीमेटली तो चार्वाक को ये लेकर आना है ना संसार में कि भाई कहाँ जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है, रुक यार, मजे कर, मस्ती कर, भाई पैसे नहीं है, किसी से ले लेंगे लोन, क्या जाता है, चला जा, ड्रिंक, चला जा, अपन मस्ती करने चलते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो चार्वाक कहता है इस संसार के अंदर वस्तुओं को भोगो, ये संसार बनाया तुम्हारे लिए यार, लेट्स एंजॉय। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म एक जनरल वर्ड है। तो चार्वाक का ये हेडोनिज्म मतलब एक्सट्रीम प्लेजर को एंजॉय करो विथ व्हाट एवर मीन्स। कौन सी डियोंटोलॉजी, काय की डियोंटोलॉजी, सब डियोंटोलॉजी है। कौन से ड्यूटी बेस्ड इथिक्स, मस्ती करो लाइफ के अंदर, लाइफ एक बार ही मिली, मस्त रहो। अब मान लो तुम ऐसे ऐसे चीज को तुम बिना क्रिटिसाइज करे चले जाते हो, तो ऐसा एक थॉट प्रोसेस आ गया ना, भाई ये तो चार्वाक को सपोर्ट कर दिया, क्रिटिसाइज ना करना भी सपोर्ट करना है ना। तो हमेशा चार्वाक का कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, मेटाफिजिक्स पे है, एपिस्टेमोलॉजी पे है, उसको क्रिटिसाइज करना है, बिना क्रिटिसाइज करे नहीं छोड़ना है। नहीं तो फिर वो सोचेगा भाई ये भी चार्वाक ही है, ये आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, करप्शन पे करप्शन। तो चार्वाक का जो कॉन्सेप्ट है हेडोनिज्म का, इसका मतलब है एक्सट्रीम प्लेजर विद व्हाट एवर मीन्स, जो भी चाहिए ना, कोई भी मीन हो, ठीक है, दैट इज चार्वाक का। एक जस्ट गिव मी सेकंड, एक मिनट दीजिएगा बच्चों। चलो, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पेवत, ये चार्वाक बोल रहे हैं। चार्वाक क्या बोल रहे हैं, जब तक जियो सुख से जियो, पैसा नहीं है तो लोन ले लो और घी पियो, लग्जरियस लाइफ जियो। घी पीना मतलब लग्जरियस लाइफ। तो ये कॉन्सेप्ट है चार्वाक का। चार्वाक कहता है इस संसार में जो भी इस संसार की वस्तु है ना, उनको भोगो, मैटर को भोगो। चार्वाक बोल रहा है मेटेरियलिज्म के बारे में। इसीलिए हमने कहा ना चार्वाक का थॉट जो है मेटेरियलिज्म की तरफ लेकर जाता है। उसका थीम जो हमने लिखा है देखो सिलेबस के अंदर, मेटेरियलिज्म का थीम लिखा है। इसी चीज को हिडोनिज्म बोलते हैं। हिडोनिज्म मतलब एक्सट्रीम प्लेजर विद व्हाट एवर मीन्स रिक्वायर्ड। कोई भी मीन्स हो, इसका हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें तो बस मस्त लाइफ जीनी है, ईट ड्रिंक और मैरी। इस तरह से चार्वाक बोलता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? एनी डाउट इन दिस वन? तो अब इसके लिए अगर वो ऐसा बोलने लग जाए कि आत्मा अमर है तो उसका दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए ऐसा बोलने जाएगा कि भगवान है तो उसका दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए अगर ऐसे, तो वो लाना ये वाला थॉट चाह रहा है। क्यों लाना चाह रहा है ये वाला थॉट? बिकॉज सोसाइटी जो है ना, वो बहुत सारे क्लचेस के अंदर फंसी हुई है। सोसाइटी किस चीज में फंसी हुई है? सोसाइटी इसमें फंसी हुई है कि भैया वो तो आफ्टर लाइफ के, ये जीवन तो नहीं जी रहे, आगे चलकर क्या होगा ये सोच रहे हैं, आफ्टर लाइफ के बारे में, स्वर्ग मिलेगा कि नर्क, इसमें परेशान हो रहे हैं। इसमें किसी पंडित, पोगे पंडित के पास फंस जा रहे हैं, डॉगमास सुपरस्टिशन इस लाइफ के अंदर आ रहा है।
तो उन्होंने सोचा, चारवाक ने सोचा कि यार इन सब का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं इनके कंसेप्ट में मेल कर दूं कि यही वर्ल्ड जो है ना दैट इज द फाइनल, बाकी कोई वर्ल्ड है ही नहीं, आफ्टर लाइफ इज नॉट देयर, स्वर्ग नर्क गए बाहर में, यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवत। आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर कोई एथिकल सिस्टम नहीं होना, यही एथिक्स है। चारवाक सोसाइटी को जो दे रहा है, सोसाइटी को बोल रहा है यही रूल है, यही एथिक्स है। हमने पढ़ा था ना एथिक्स और मोरल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखो चारवाक सोसाइटी को एक एथिकल सिस्टम दे रहे हैं, एथिक्स बना रहे हैं अपने, एथिकल सिस्टम नहीं एथिक्स बना रहे हैं चारवाक। और उनके एथिक्स में क्या है, ये इनके एथिक्स है, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत। तो देखो ये चारवाक इस तरह से बोलते हैं, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत। ये चारवाक दर्शन है। ये बोलते हैं जो पुरुषार्थ है ना उसमें सबसे सुप्रीम गोल जो है, ह्यूमन बीइंग का सुप्रीम गोल है, वो है प्लेजर। सुखम इवा प्रमाम पुरुषार्थम, प्लेजर इज द सुप्रीम गोल ऑफ द लाइफ। मस्ती करना है भाई, इस वर्ल्डली थिंग से हम अटैच हों, इसको भोगें, इस संसार को भोगें, इस संसार के अंदर जो भी चीजें दे रखी है उनसे हम क्या करें, प्लेजर गेन करें। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, दिस इज द गोल, दिस इज द एम। यही गोल है, यही एम है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पेवत। अगर इसको लिख सकते हैं तो ऐसे ही लिखना है आपको, यावत जीवत सुखम जीवत, एग्जाम के अंदर। नहीं याद रखता तो आप लिख सकते हैं चारवाका का थॉट ऑफ हेडोनिज्म, हेडोनिज्म वर्ड को लिखना हो, ये लिख सकते हैं। ये लिख दोगे थोड़ा अच्छा लग जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल याद मत रखना, बस ये लिखना प्लेजर इज द सुप्रीम गोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। चारवाक इस तरह से बिलीव करते। तो चारवाक कंसेप्ट ऑफ हेडोनिज्म मींस एक्सट्रीम प्लेजर विद व्हाटएवर मींस रिक्वायर्ड। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको लिखना है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन चारवाका एथिक्स इज कॉल्ड एज हेडोनिज्म। ये चारवाक संसार को ये थ्योरी दे रहा है, ये रूल दे रहा है संसार को। प्लेजर इज द हाईएस्ट गोल, प्लेजर जो होगा वो हाईएस्ट गोल है, चारवाक इस तरह से बोल रहा है। इन हिज थ्योरी ऑफ देह आत्मवाद ही स्टेटेड दैट सोल इज नॉट परमानेंट कॉन्शियसनेस, परमानेंट सोल परमानेंट नहीं है, और कॉन्शियसनेस एंड विद द डेथ एज इट इज ए फंक्शन ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी का ही फंक्शन है, तो बॉडी खत्म, कॉन्शियसनेस खत्म, काम खत्म। अब ऐसा नहीं कि अगला जीवन जियोगे उसमें सोल सोल के चिपक के कर्म चले जाएंगे, फिर उसके अंदर तुम्हारा कर्म का फल मिलेगा, ऐसा है नहीं, देयर इज नो नेक्स्ट लाइफ। तो ऐसा है कि कर्मा जो होगा वो फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर लाइफ के अंदर जाएगा, ये मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। जो मिलना है यही मिलना है, और इस संसार को भोगना है हमको, तभी जाकर हमको खुशी मिलेगी, और यही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। देयर इज नो कर्मा थ्योरी, हेंस इन दिस वर्ल्ड नो एथिकल सिस्टम इज रिक्वायर्ड। चारवाक का एथिक्स ये है कि कोई एथिक्स नहीं है इस संसार में। देयर इज नो सोल, देयर इज नो आफ्टर लाइफ, देयर इज नो मोक्ष, देयर इज नो हायर रियलिटी। हेंस चारवाका सजेस्ट लिविंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग फिजिकल प्लेजर बिकॉज दैट इज द ओनली रियल एग्जिस्टेंस। यही रियल एग्जिस्टेंस है। एक बार बॉडी खत्म, सब खत्म, वंस बॉडी डाई एवरीथिंग एंड्स। फिर सोचते रह जाना अरे यार हम तो मर गए, कुछ नहीं है आगे संसार के अंदर। देयर इज नो रीबर्थ, सो द आइडिया ऑफ मोरल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड। इस लाइफ के अंदर वो इररेलेवेंट है। ये चारवाक बोल रहे हैं, ये चारवाक के एथिक्स कभी आ जाते हैं, एथिक्स ऑफ चारवाक लिखो तो इसे आपको लिखना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आए। दिस मीन्स चारवाक प्रमोटेड ए लाइफ बेस्ड ऑन द मेटेरियलिज्म, मतलब इस संसार के अंदर जो मैटर है ना उसको ही हमको भोगना है, दैट्स व्हाई मेटेरियलिज्म। इट डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ। This made his theory partial, incomplete, unethical, leads society towards wrong path. Hence, Charvak theory is not acceptable. Hence, Charvak का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो you have to criticize the Charvak question. समझ में आ रहा है? Yes, it has to be written as it is. यावत जीवत सुखम जीवत, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिखना है आपको, अगर आप लिखना चाहते हो। और जो ये सब चीजें जो स्लाइड में है ना वो सब चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो चारवाक कैसे बोलते हैं। अब देखो हमारी दर्शन जो है ना, दर्शन वो तो ऐसा बोलता है, दर्शन ऐसा बोलता है, ये समझो कि है ना एक संसार, एक इंसान है ना, उसके अंदर चार पुरुषार्थ है। ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
एक इंसान के अंदर 4 पुरुषार्थ है, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। मतलब एक अगर आपको मीनिंगफुल लाइफ देनी है ना, तो आपके अंदर ये 4 एलिमेंट होने चाहिए। दिस इज नोन एज 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब है इकोनॉमिक्स, पैसा। धर्म का मतलब है एथिक्स। काम का मतलब है फिजिकल प्लेजर। और मोक्ष का मतलब है लिबरेशन। जब धर्म और मोक्ष के बारे में बात करोगे, दिस इज नोन एज स्पिरिचुअलिज्म। जब अर्थ और काम के बारे में बात करेंगे तो दिस इज नोन एज मटेरियलिज्म। बताओ, क्या चार्वाक धर्म और मोक्ष के बारे में बात कर रहा है? जल्दी बताएं सभी चैट सेक्शन में। नहीं कर रहा। चार्वाक सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कर रहे हैं? अर्थ और काम के बारे में। हमारे जो भारतीय दर्शन है वो ऐसे बोलता है, भैया अर्थ भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, मोक्ष भी होना। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन जाओ, स्पिरिचुअलिज्म में चले जाओ पूरे, नहीं। मटेरियलिज्म भी होना चाहिए आपके अंदर, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियलिज्म में चल जाओ, एथिक्स भूल जाओ, नहीं। तो हमारा दर्शन बोलता है कि एक इंसान का पर्पसफुल लाइफ तभी होगा जब उसके अंदर 4 पुरुषार्थ होंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारवाक की थ्योरी पार्शियल थ्योरी है, देखो इस सेंस के अंदर कि चारवाक सिर्फ और सिर्फ अर्थ और काम के ऊपर फोकस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म पे फोकस कर रहा है। धर्म और मोक्ष चारवाक नहीं फॉलो कर रहा है, तो दैट इज अ पार्शियल लाइफ, दैट इज अ पार्शियल फिलोसफी। चारवाक की फिलोसफी हर चीज में पार्शियल है। देखो आप, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, पार्शियल चीज। इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी कहां गई भाई? इनसे भी तो नॉलेज आती है, पार्शियल थॉट। यहां पर देख लो, फिलोसफिकल डायमेंशन के अंदर अगर अपन चारवाक को देखेंगे तो चारवाक सिर्फ धर्म और मोक्ष को तो मान ही नहीं रहा, सिर्फ अर्थ और काम को मान रहा है, जबकि मानना चारों को चाहिए। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, ये देखो, चारवाक acknowledge only 2 of the 4 पुरुषार्थ, अर्थ एंड काम, while completely rejecting dharma and moksha. By neglecting dharma, it overlooks the importance of individual and social responsibility. By denying moksha, it closes the door to the transcendence and the inner freedom. समझ में आ रहा है? इसलिए दिस मीन्स चारवाक प्रमोटेड ए लाइफ बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, सिर्फ मैटर के ऊपर है। अर्थ और काम तो मैटर से ही मिलेगा, तो मैटर ही सब कुछ है चारवाक के लिए। मैटर इज एवरीथिंग फॉर चारवाक। चारवाक के लिए मोरलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ ये कुछ नहीं है, जिससे कि उसकी थ्योरी जो है पार्शियल हो गई है, इनकम्प्लीट हो गई है, अनएथिकल हो गई है, एंड लीड सोसाइटी टुवर्ड्स अ रॉन्ग पाथ, एंड हेंस चारवाक थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए चारवाक के हर पॉइंट को आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर व्हाट इंडियन फिलोसफी, दैट इज चारवाक। कल हमको जैन फिलोसफी पढ़नी। अब आप अपनी बुकलेट को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं कर सकते नहीं, आपको 2 दिन के अंदर बुकलेट सबमिट करानी पड़ेगी सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जैसे आज एक क्वेश्चन तो आज आपने दे दिया मेरे को, 3rd क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब बच्चों ने दे दिया, और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं अभी हम थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली क्लास है। अगर नहीं दोगे ना तो कब क्लास से निकाल देंगे ना, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। चाहे तुम्हारा ऑप्शनल बीच में छूटे, साइड में छूटे, मुझे मैटर नहीं करता है। नहीं लिख के दे दोगे आंसर, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसी। आज ही बोल रहे हैं, फिर आप ये मत बोलना सर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। फीस पूरी की पूरी वापस रिटर्न करी जाएगी और तुमको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये सब्जेक्ट के अंदर तुमने रेस्पेक्ट नहीं दिखाया तो मैं भी तुम्हारा कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखाऊंगा। बार बार में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो आपको पूरा का पूरा, आपके पास फ्रीडम है, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए, बट फिर मेरे तरीके से नहीं चलोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप। समझ रहे? फीस देके ऐसे मत सोच लेना, अगेन आई एम सेइंग, फीस देके ये मत सोच लेना सर को खरीद लिया। कभी भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर तुम मेरे को आंसर्स लिख के नहीं दोगे, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे, कुछ भी अगर तुमने ऐसा करा तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, 500 नंबर है। फिर खुद अच्छे से, अब मैंने तुमको बोला है कि 3 महीने में तुमको 280 नंबर तो मैं ला कर दे रहा हूँ, 280 प्लस, उसके बाद कितना प्लस करना तुम कर सकते हो उसके अंदर।
तो उसके लिए तुमको वो डेडिकेशन भी तो दिखाना पड़ेगा। तो अभी ठीक है, 1 वीक तक चल सकता है कि हाँ भाई समझ रहे हैं, हाँ भाई एक बार मैनेज कर रहे हैं चीजों को, मैनेज हो गई। उसके बाद कोई भी तुमसे, तो कोई भी तुम्हारे ऊपर ऐसे कोई जो होते हैं ना कि एक तरह से क्या है सर थोड़े से दया दिखा दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा जीएस में कितनी क्लास चल रही है, 10 चल रही है, 20 चल रही है, मुझे नहीं मैटर करता। तुम्हारे घर में शादी चल रही है, तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारा कोई आया, मैं क्लास ले रहा हूँ डेली, तो तुमको भी डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। खाना खा रहे हो डेली, तो आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द चारवाक। चारवाक को 70% तक हम पढ़ लिए, बाकी दूसरे फिलोसफर होंगे तो उसके अंदर एड ऑन होता जाएगा, ठीक है। बट यू कैन राइट एवरीथिंग, जो भी बुकलेट में दे रखा है उसको पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है। यू हैव 2 days विद यू, 2 दिन के अंदर पूरी बुकलेट कंप्लीट करके मेरे को सबमिट कराएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।